Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. यस सर। गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो देखो आज की जो क्लास होगी ना, वो एक हमारी हम पूरे साल भर क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या गलतियां है जो हमें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, लोग क्या गलतियां करते हैं, है ना, और लोगों के अंदर क्या अच्छी बातें होती है जो कि हमें कॉपी करनी है, वही सारी बातें, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना। तो ये मैं पिक्चर लगा रखी है, पिक्चर सभी लोग पहचानते होंगे, मोस्टली लोग, है ना। नहीं पहचानते? यस सर। पहचानते हैं सर। हम्म। हाँ। तो इनको कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज, म्यूजिक, और भी जो दूसरी स्किल्स और आर्ट होती है। ठीक है ना। तो इन्हीं का नाम लेकर के हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का सफर इस साल का। ठीक है ना। तो आपको आज इंट्रोडक्शन है इसका क्वांट का। ठीक है ना। अच्छा, क्वांट क्या चीज होती है? जैसे अगर आप किसी से पूछोगे कि क्वांट क्या होती है, तो लोग ये बोल करके खत्म कर देते हैं कि 10 तक की जो मैथ्स आती है ना, बस वही चीज है क्वांट। है ना। बाकी थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। जैसे जैसे हम सेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो हम 9th 10th के अंदर करते थे, वहां पर क्या चीजें अलग होती थी, और जो हम अब कर रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें क्यों अलग है। ठीक है। तो चलो, किसी को अगर अपना कोई इंट्रो देना हो या अपने बारे में कुछ बताना हो तो बता दो। उसके बाद में फिर मैं शुरू करूंगा। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग वर्किंग हो? वर्किंग कितने लोग हैं इसके अंदर से? हाथ उठाओ एक बार। इसके मैं वोटिंग भी करवाने वाला हूँ ऐसे ग्रुप पे। अच्छा, केवल वैभव। मुझे फाइनल ईयर स्टूडेंट कितने हो? फाइनल ईयर जिनका चल रहा है अभी, जिनका फाइनल ईयर चल रहा है अभी, हाथ उठाना, रेज योर हैंड। बस। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से पहले एक बार कोचिंग कर रखी है? कहीं ना कहीं से एक बार तो कोचिंग वो ले ही चुके हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा, आप काम की बात, एक बहुत ज्यादा काम की बात करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो एकदम नया रजिस्टर पेन वेन सब लेकर के बैठे हुए हैं, एकदम पहले से खरीदा हुआ है? केवल मुंतहा। यार देखो, ये वाली बात कोई बात नहीं, मैंने बताई नहीं आपको, पर मैं बताया था ना कि सभी लोगों को एक अच्छी सी नोटबुक खरीदनी है, कलर पेन खरीदने और नोट्स बनाने। अभी जो मेरे पिछला बैच था वो करीब अराउंड 65 66 स्टूडेंट्स का मेरा बैच था। एक बैच क्यूए का, वही बैच बड़ा था मेरा। तो उसके जो लोग हैं ना, उन्होंने क्या क्या गलतियां की। उनमें से एक गलती ये भी है कि लोग नोट्स नहीं बनाते। मैं उनको बुलाने वाला था, पर मैंने उनको बुलाया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनको मॉक दे रखा है सॉल्व करने के लिए। उनके पास में टाइम कम है, फिर उनकी क्लास का टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। वरना मैं उनको बुला करके आपको बताता कि उन्होंने क्या गलतियां की थी और क्या गलतियां आपको नहीं करनी। करवाऊंगा मैं जल्दी, उनकी और आपकी बात करवाऊंगा। ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, और बिल्कुल फ्री फील करो। हमारा जो सेशन होगा मोस्टली बातचीत वाला ही होगा। आपने मेरे यूट्यूब वीडियो भी देखे होंगे कि हमारी क्लास में कितना इंटरेक्शन होता है ना। किसी को अगर अपनी बात बोलनी हो, अपना मेथड अगर बताना हो, तो पूरी फ्रीडम है ना। आ गई बात समझ में? और जितना अच्छे से आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे, उतना ही इफेक्टिवली मैं आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है। जैसे कि मुंतहा मेरी क्लास में पहले आई हुई है, लक्षिता को भी मैं जानता हूँ, रिवो को मैं जानता हूँ, है ना। तो कंफर्टेबल फील करो एकदम, और कोई भी चीज पूछनी पूछ लेना। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, क्वांट के सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वांट के सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो आपको पता ही होगा, अरिथमेटिक। कोई भी मुझे बता सकता है क्या होती है अरिथमेटिक? बताओ। नहीं पता किसी को? चलो मैं ही बताऊंगा अभी। अरिथमेटिक, फिर एक होता है नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री मेंशुरेशन, एलजेब्रा, और मॉडर्न मैथमेटिक्स। अब मुझे एक बात वो बताओ कि कौन कौन ऐसा आदमी है जिसने 11th 12th के अंदर मैथ्स नहीं थी, जिसके पास में 11th 12th के अंदर मैथ्स नहीं थी, जिसके पास में, वो लोग हाथ उठाओ। देवाशीष के पास में नहीं थी बस। ठीक है, बढ़िया है। तो देखो, 11th 12th की मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर कवर करते हैं ये लोग, है ना। और वो चैप्टर कौन कौन से होते हैं, ये वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स 11th 12th में जनरली हम लोग सीखते हैं। और एक ये कुछ हद तक कह लो आपके नंबर सिस्टम भी
इलेवन ट्वेल्थ में हम लोग सीखते हैं, कुछ पार्ट इसका पहले आ जाता है। बाकी ये जो मैथ्स है ना, ये वाली मैथ्स, इसका काफी हिस्सा हम टेंथ तक कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। पर क्या उससे काम चल जाएगा? तो जवाब है कि उससे काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ी सी स्किल हमारी और एनहांस करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा। दूसरी बात यह है, क्वेश्चन से मुझे एक और बात याद आई कि अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको एक्चुअल पेपर के, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। मैं सब सिखा दूंगा आपको, मैं तो बस बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स, इन तीनों से सभी लोग फेमिलियर है। एक तो अर्थमेटिक से फेमिलियर हो, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से फेमिलियर हो, मॉडर्न मॉडर्न मैथ्स से नहीं, अलजेब्रा से फेमिलियर। ठीक है ना। तो देखो अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, देखो ये लिख रखे हैं मैंने, आप चाहो तो इसकी पिक्चर भी ले सकते हो, ताकि आपके पास में पूरा एक सिलेबस हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन, है ना। तो वैसे तो होता तो अलजेब्रा में है ना, बाकी काफी लोग इसको इसके साथ में अर्थमेटिक के साथ भी कवर करवा देते हैं। ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अर्थमेटिक का मतलब अगर कहा जाए तो हिसाब किताब लगाने वाली गणित, जो सबसे पुराने टाइम के मैथमेटिक्स है। कि 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं, तो 5 किलो आलू कितने के आएंगे, है ना। या फिर कितने में बेचे उनको कि हमें 10% 20% का प्रॉफिट हो जाए। या फिर हमने किसी को पैसा उधार दिया है, तो कितना उसको वापस से पे करना है हमें विद इंटरेस्ट। दो आदमी काम को इतने दिन में करते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे, अलग अलग इतने दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो बेसिक जो डे टू डे लाइफ में जो मैथ्स काम में आती है, उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है ना। एलजेब्रा क्या होती है? एलजेब्रा आप देखोगे कि उतनी ज्यादा आपको नहीं लगेगा कि ये डे टू डे लाइफ में काम में आ रही है। काम कौन सी आती है? केवल अरिथमेटिक आती है एलजेब्रा। इसके अंदर इनइक्वालिटी मॉडुलस, फंक्शन, ग्राफ्स, एक बार फंक्शन एंड ग्राफ्स ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल्स, लोगरिथम, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे टॉपिक किसके हैं? एल्जेब्रा के। ठीक है। इसके बाद में मॉडर्न मैथमेटिक्स, जो कि केवल हमें 11 ट्वेल्थ के अंदर पढ़ने को मिलती है थोड़ा सा अच्छे से। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, बाइनोमियल थ्योरम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों होती है। ठीक है। इसके बाद में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इन सारी चीजों से आप फेमिलियर हो, एक एक बार इनके नाम पढ़ करके देख लो आप फेमिलियर हो इनसे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे, ज्योमेट्री तो क्योंकि हम छोटी क्लास में कवर करते ही हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी मुझे बता सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या होते हैं? भले ही आपने ना तैयारी की हो कैट की कभी भी, पर कोई मुझे बता सकता है ये पांच जो मैंने बना रखे हैं, पांच टाइप के जो मैंने मैथ्स लिख रखे हैं, इनमें सबसे डिफिकल्ट क्या होगा? सर मुझे तो पर्सनली मॉडर्न मैथ्स लगता है। मॉडर्न मैथ्स लगता है। हाँ, अपना अपना ओपिनियन दे सकते हो आप लोग। सर अलजेब्रा ही मुश्किल होता है थोड़ा। अच्छा, हम्म। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। एक तो अर्थमेटिक को शायद ही कोई मुश्किल कहेगा। अर्थमेटिक को तो कोई भी मुश्किल नहीं कहता, कुछ को ज्योमेट्री लगती है ऊपर। एक टॉपिक ये ऐसा जरूर है कि ये सबको मुश्किल लगता है, ये वाला टॉपिक, है ना। ये वाला टॉपिक आपसे कोई भी नहीं कहेगा कि हमें ये वाला टॉपिक आसान लगता है। ये वाला टॉपिक सभी लोगों को लगता है मुश्किल, नंबर सिस्टम। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है सर। क्या बात कर रहे हो? सर मुझे नहीं हो रही है सर, वर्षा। बाकी सब लोगों को नजर आ रही है? यस सर। आ रही है सर। यार वर्ष, वर्षा आपको क्यों नहीं हो रही है स्क्रीन विजिबल? सर आई डोंट नो सर, मैंने आप मैसेज भी किया, मैंने आप एक ट्राई काम करो, किया सर। दोबारा दोबारा से लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, या आप ओके अपनी सर। पिक्चर खींच करके भेजो मुझे स्क्रीन की, मैं बता दूंगा आपको। सर एक बार करती हूँ। ये तो डायरेक्ट ही आ जाती है स्क्रीन, तो जूम ज्वाइन करती। ठीक है, चलो। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे ना, तो सबसे लेंथी सब्जेक्ट क्वांटी है, और सबसे ज्यादा मेहनत भी आपको इसके अंदर करनी है। बहुत मेहनत करनी है इसके अंदर, है ना। और सबसे ज्यादा मतलब सिलेबस कवर करने में भी हमें इसी के अंदर एफर्ट डालने पड़ेंगे। एलआरडीआई का सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, वीआरसी का भी हो जाएगा। इसके अंदर हमें काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। और अच्छा, बहुत जिन लोगों ने कोचिंग की हुई है उन लोगों को एक बात पता होगी कि लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते बता देते हैं ये आसान है, ये मुश्किल है, ये छोड़ दो, ये कर लो। बाकी जितनी भी इस टाइप की बातें थी ना, वो सारी बातें निकल गई होगी इस बार का पेपर जिसने भी देखा होगा। क्यों?
क्योंकि इस बार पता ही नहीं चला, कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि कौन से सेक्शन में से ज्यादा सवाल दे देगा, कौन से सेक्शन में से कम सवाल दे देगा। वर्षा आ गई स्क्रीन? यस सर, यस सर। है ना, तो इस बार कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। इस बार नंबर सिस्टम के भी सवाल थे, है ना, एलजेब्रा के भी अच्छे सवाल थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी थे। तो लोग इंस्टीट्यूट में क्या मिसगाइड करते हैं लोगों को कि आप केवल अर्थमेटिक पढ़ लो और आप थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ लो, ये नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ये तो बिल्कुल छोड़ दो नंबर सिस्टम। बाकी हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। है ना, देखो मेरी अप्रोच में और बाकी लोगों की अप्रोच में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और क्योंकि हमारी शुरुआत है ना, तो मैं आपको अभी से ही बोलता हुआ चलूंगा, हमें चैप्टर सारे करना है, कोई भी चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है। गेट वैसे वाला एग्जाम नहीं है कि 40 मिनट में आपको दे दिया उसने 5 सवाल, फिर बोल रहा है चलो 5 सवाल करो। गेट ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपके पास आपको 22 क्वेश्चन करने रहते हैं 40 मिनट में, यानी कि आपको आपके पास में चॉइसेस खूब है, टाइम कम है ना। तो छोड़ना तो देखो हमें किसी भी टॉपिक को नहीं है। हमें भले ही उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ऊपर ऊपर से नॉलेज हो, डीप इन डेप्थ नॉलेज ना हो, तब भी हमारा काम बन जाएगा। है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करूंगा तब ये वाली बात मैं कई बार रिपीट करूंगा और करता रहूंगा पूरे साल में। और इसी बात का मीनिंग आपको और भी अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, चाहे आपको भी मेरी बात का मीनिंग पूरे तरीके से समझ में ना आ रहा हो। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। दूसरी बात यह है, जैसे कि मैंने थोड़ी सी दिन देर पहले कहा था कि आपको इंटरेक्ट अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो देखो मेरी क्लास पूरी इंटरेक्शन पर चलती है, जैसे कि ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, मॉडर्न मॉडर्न मैथमेटिक्स, ये हो गया, ये हो गया, या नंबर्स हो गया। इसके अंदर जो भी आदमी जितना इंटरेक्ट करेगा उतना अच्छे से सीखता जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में एक दो बातें और बता देता हूँ अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक वाली मैथ से जो कि हमें पहले से आती है, ये सभी लोगों को पता होगा, है। 8 9 10th में पढ़ते हैं, टॉपिक भी काफी फेमिलियर लग रहे होंगे। तो फिर चेंज क्या है, हम हमें इसे दोबारा से क्यों करना है? तो इसका जवाब यह है कि हमें इसे दोबारा से इसलिए करना है क्योंकि हम जो मेथड यूज करते थे ना वो होते थे टेक्स्ट बुक मेथड। जैसे हम 10th की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करते थे तो उसके अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते थे या नहीं होते थे, बताओ? होते थे ना स्टेप्स के मार्क्स। तो यस। अगर आप वैसे करने लग गए ना, अगर आप सोल्व, तब तो फिर आपने कर लिए 40 मिनट में 22 क्वेश्चन। ठीक है। 22 तो नहीं करने होते, अच्छे मार्क्स के लिए 15 16 में भी बहुत अच्छा काम मिल जाता है। ठीक है ना। बाकी अगर आप वैसे करने लग गए तो मेरे को नहीं लगता आप 4 5 सवाल से ज्यादा कर पाओगे। तो हम लोग इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं, हम इसके अंदर छोटे मेथड सीखने वाले हैं, हम इसके अंदर बिना मेहनत के आंसर कैसे टिक करें ऑप्शंस को देख करके, वो सीखने वाले हैं। हम इसके अंदर और क्या सीखने वाले हैं, गलत आंसर ऑप्शन कौन कौन से हैं, यानी कि ऑप्शन आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर आपकी जितनी भी स्किल्स है ना, तो आप लोग ये मत समझना कि ये वाला टॉपिक तो हमें पहले से ही आता है। इसके अंदर भी बहुत सारी नई चीजें होगी। आपको रोज रोज लगेगा अरे यार ये चीज ऐसे भी कर सकते हैं, यही अच्छा तरीका है, यही छोटा तरीका है, इसी से ही करना है। ठीक है। और एलजेब्रा के अंदर आपके लिए अनफेमिलियर टॉपिक होगा ये वाला, फंक्शंस एंड ग्राफ्स है ना, ग्रुप्स गलत लिख रखा है। ये आपको आता होगा। पोलिनोमियल एक टॉपिक है, ये भी थोड़ा सा अनफेमिलियर होगा आपका। ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा भी, ये भी अनफेमिलियर होगा, ये दोनों टॉपिक। ठीक है ना। और पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है। तो ये तो मुझे कराना ही है, साथ के अंदर साथ में इसके अंदर भी आपको पहले से काफी कुछ आता है, मेरे को आपको आपकी स्किल एनहांस करनी है इसके अंदर। है ना। जैसे कि मान लो कि अभी आपकी रेटिंग है 10 में से 2 या 1, क्योंकि पूरे तरीके हमें चेंज करने हैं, पुराना किसी भी तरीके से हमें क्वेश्चन चेंज मतलब नहीं सॉल्व करना, और वो आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो पहले आप 2 3 4 मिनट में कर रहे थे, अगर वो बहुत जल्दी हो रहा है तो आपका मन करेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपको। ठीक है ना। तो हमें जाना है 8 रेटिंग तक या 9 रेटिंग तक आउट ऑफ 10। इसमें भी इतनी मेहनत हम लोग को करनी है। ठीक है। अच्छा, किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसी बीच तो फिर मुझे आप पूछिए। चलो बात कर लेते हैं, जैसे कि इस साल काफी लोगों ने पेपर दिया होगा, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा तो उनके दोस्त वोस्त या बड़े भाई बहन तो रहे होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा। तो क्या आपने ये चीज लगातार सुनी है उन लोगों से? ये कितने लोगों ने सुना है इस बार के पेपर के लिए कि बहुत लेंदी था? हाथ उठा सकते हो आप। आकाश ने सुना। अच्छा, काफी डिफिकल्ट भी था। तो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी नहीं पूछा हो या किसी ने पेपर नहीं दिया हो तो आप पूछना।
ठीक है ना, जिसने भी दिया इस साल पेपर, तो ये दोनों बातें तो ये कहेंगे ही कहेंगे कि यार बहुत ज्यादा लेंदी था, टाइम वाइम मिला नहीं कुछ, और डिफिकल्ट भी बड़ा था, समझ में भी कम नहीं आया। ठीक है ना? और क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एलआरटीआई वीआरसी से थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा लेवल की स्किल एनहांस करनी पड़ती है। डरा नहीं रहा हूं मैं आपको सारी चीजें बहुत आराम आराम से सिखाऊंगा, और आप मेरे यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो। बहुत धीरे धीरे चलती है मेरी क्लास, बहुत आराम आराम से। फिर देखो एक सिंपल सा कंपैरिजन करते हैं हम तीनों के बीच में। जैसे कि अगर किसी को भी अगर 99% है स्कोर करने, जो कि मोस्टली स्टूडेंट का टारगेट तो होता ही है, एटलीस्ट जब वो क्लास ज्वाइन करते हैं ना तब तो यही सोचते हैं कि हम 99 ले आएंगे। बाद में जरूर वो गलतियां कर करके अपना टारगेट खराब कर लेते हैं। देखो 99 परसेंटाइल के लिए ये मैंने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, वहीं से मैंने लिया है। तो देखो 99 परसेंटाइल के लिए कितने कम, किसके अंदर कम एफर्ट लगाना है, या किसके अंदर कम, कम एफर्ट तो नहीं, किसके अंदर कम क्वेश्चन हम लोगों को करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? 26 मार्क्स का मतलब कितने सवाल होते हैं बताओ? क्यों ऋषभ, कितने सवाल होता है? सर 9। 9 क्वेश्चंस होते हैं, है ना? अच्छा, 39 नंबर के लिए कितने सवाल होते हैं? 13 के 13, 13 के आसपास होते हैं। चलो 99.5 की बात करते हैं, इसके लिए कितने सवाल होते हैं? 14 15। इसके लिए कितने सवाल होते हैं? वही 9 10 सवाल के अंदर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको? इसका क्या मतलब है, कम मार्क्स में इतने नंबर आ रहे हैं यानी कि इसका पेपर डिफिकल्ट आता है। और मैं तो इससे थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ। मेरे को लगता है 99 इससे भी कम के अंदर आ जाएगा इस बार, जिस हिसाब से लोगों का फीडबैक है ना? तो इससे भी कम के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो लोगों को ये लेंदी क्यों लगा, लोगों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों लगा, मैं इसका कारण भी ये भी आगे बताऊंगा आपको, है ना? क्या इसे आसान बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है आसान बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है, मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसान बना करके बताऊंगा, है ना? ये बात अलग है कि आप, वैसे हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, तो वो मेरा फोकस है नहीं अभी के लिए। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, क्या ऐसे आसान बनाया जा सकता है। अब देखो ये लोगों को लेंदी क्यों लगा और लोगों को ये डिफिकल्ट क्यों लगा, तो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे एक ये छोटा सा सवाल है ये, है ना? अच्छा, फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, किसी को अगर ये सवाल समझना है ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना ही मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपको समझ में आए भी एक ही बार। ठीक है ना, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप तो देखते जाओ कि लोग क्या क्या गलती करते हैं, उन्हें क्वांट क्यों मुश्किल लगती है ना? और हमें क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है। तो देखो एक ये छोटा सा सवाल है, ये भी एक अच्छे फेमस से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। दिल्ली बेस्ड नहीं, हैदराबाद बेस्ड। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, ये छोटा सा एक सवाल है, अब देखो इसका सोल्यूशन इन्होंने कर रखा है, भाई साहब ने, देख लो आप ये क्या सोल्यूशन कर रखा है। एक बार इस क्वेश्चन की फोटो लो सभी लोग, इसकी फोटो लो, है ना? मैं आपसे इसको करने की, सॉल्व करने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा, है ना? आप इसे, बस आपका काम क्या है, आप इसे न से समझने की कोशिश करो। मैं आपको है ना 5 मिनट दे रहा हूँ, और जिसको समझ में आ जाए ना वो हाथ खड़े कर देना। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा फोकस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पर्पस है आप लोगों का थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो क्वांट के बारे में, और जो मार्केट में चल रहा है उसको कम से कम आप कॉपी ना करो। समझने की कोशिश करो इसको, ये उसी इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है जिसका क्वेश्चन।
जिसको भी समझ में आ जाए वो मुझे हाथ खड़ा कर सकता है ना। ऋषभ को आ गया। अच्छा, जिन जिनको समझ में नहीं आ रहा वो थम्स अप बना दो, ताकि मुझे पता तो लग जाए कि सभी लोग अपनी तरफ से देख चुके हैं इसको। अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर चुके हो तो फिर मुझे बता सकते हो। देखो, मेरा पर्पज है ना यहाँ पर किसी की बुराई करने का नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट की और ये सब। मेरा पर्पज दूसरा है, मेरे पर्पज को समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप, ये छोटा सा क्वेश्चन है, 40 मिनट का पेपर है, 22 सवाल करने हैं, आप उसे ऐसे सिखाओगे तो वो तो डरेगा ही सामने वाला। और वो तो ये भी कहेगा कि मुझे तो लेंदी भी लगा, मुझे तो डिफिकल्ट भी लगा, है ना। अब देखो, तो और ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे एग्जांपल से भरा पड़ा है मटेरियल पूरा लोगों का, और वीडियो भी भरे पड़े हैं। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो मैं कैसे करूंगा, इधर देखो ध्यान से। मैं आपको समझाने के लिए बस केवल बता रहा हूँ। अगर मुझे खुद को अगर सॉल्व करना हो तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। जैसे ये दे रखा है 17, ये भी दे रखा है 17, ये दे रखा है 15, ठीक है ना। और सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी सी, और सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, ठीक है ना। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। कितना आंसर आ रहा है इसका, 16। सर ये ट्राइंगल में बी आपने किधर मार्क किया है? ये रहा, ये रहा, अच्छा, ओके। ये रहा, ठीक है ना। अब ये इतनी सी चीज करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्या किया इन्होंने इतनी सारी रामायण गा दी यहाँ पे। अब बताओ, इस वाले क्वेश्चन को देख करके कितने लोगों को डर लगा था इसके सोल्यूशन को देख करके, हाथ उठाओ। मेरे से ज्यादा है नहीं है, बाकी लेंदी तो है ही, समझना इसको ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है ना। अब देखो, ये वाला सवाल ऐसे हो सकता था बड़े आराम से। अब बताओ मैंने ये क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लिख करके बताता हूँ कि मैंने क्या किया। 32 कहाँ से आ गया, 32 यहाँ से आया, 15 + 17 × 2 डिवाइडेड बाय ये सी डी 4। आ गई बात समझ में। अब देखो मैंने इसको किया कैसे, मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर कंपास रखूंगा तो एक सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा? क्यों बनेगा सर्कल, क्योंकि यहाँ से 17 और 17 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। यस समझ सर। में, हाँ जी। समझ में अगर ना भी आ रहा हो ना तो कोई टेंशन लेना मत, आज की क्लास समझाने वाली है ही नहीं, है ना। आज की क्लास कुछ, बस मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, उन चीजों के ऊपर हमें चलना है। क्या क्या रूल्स है पढ़ने के, क्लास के अंदर कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये नीली लाइन भी तो रेडियस ही है, रेडियस ही है ना। कितनी है बताओ, रेडियस कितनी हो गई, 17 ही हो गई, 17। 17। है ना। 17 सर। अच्छा, अगर अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पर मिला दूं, मैं इस जगह से मैं इसको यहाँ तक मिला दूं, ये भी तो रेडियस ही है, ग्रीन वाली है या नहीं है। यस सर। यस सर। ग्रीन वाली रेडियस है तो ग्रीन वाली रेडियस का ऊपर वाला टुकड़ा तो 15 है, तो ये वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा, 2। 2। 17 हो गई ना, क्योंकि, है ना। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी सभी लोगों ने, एक छोटी सी थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है, कि ऐसी दो कोड जब बनी होती है ना सर्कल के अंदर, इसको समझ में ना भी आ रहा हो तो ज्यादा टेंशन लेना मत। तो ये ग्रीन वाला टुकड़ा इंटू ये ब्लू वाला टुकड़ा इज इक्वल टू रेड वाला टुकड़ा इंटू पिंक वाला टुकड़ा, ये थ्योरम होती है। कितने लोगों को ये वाले थ्योरम के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है, हाथ उठाओ। पहले से आइडिया हल्का फुल्का। और जिन्हें नहीं भी है तो मैं बताया था कि ये ग्रीन और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके बराबर आएगा। तो ग्रीन ग्रीन की लंबाई कितनी होगी, 15 + 17 32। इस ब्लू की लंबाई कितनी हो गई, 2, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू रेड वाला क्या है, सी डी, यहां से देख लो ये, इंटू क्या हो जाएगा, बी डी। बात आ गई समझ में। तो सी डी कितना है, 4। कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई, हाथ उठाओ एक बार।
हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बस रेस्पॉन्ड करते रहो। सिखाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, मैं सब सिखा दूंगा आपको। तो ये डायग्राम भी मैंने क्यों बनाया? आप लोगों को समझाने के लिए। मेरा क्वेश्चन तो इतनी ही देर में सॉल्व हो गया था, है ना। अच्छा, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी इसको डायरेक्ट ऐसे बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ बीच बीच में सभी लोगों को, कि एक बार लिख करके कर लिया, आप दिमाग में सोच सोच करके करो। पूरा नहीं हो रहा तो 2 स्टेप सोचो, 3 स्टेप सोचो, ऐसे धीरे धीरे सोचो, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप लोग। ठीक है। तो देखो, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपको, है ना। अब देखो, इसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ। हमें किस टाइप की स्किल मास्टर करने की जरूरत है क्यूए के अंदर बहुत अच्छा करने के लिए? तो देखो, ये कैट 2022 का क्वेश्चन है ना, स्लोट सेकंड होगा शायद। अब देखो, इसको इसको सीखना नहीं है आपको, जैसे पिछला वाला तो मैंने सिखाने की फिर भी कोशिश कर ली थी, ये सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस देखना है। ये एक सवाल है, ये एक्चुअल सवाल है ना। ये भी एक बड़े इंस्टीट्यूट ने इसका सोल्यूशन डाल रखा है ये। फिर से मैं ये वाली बात बता दूं आपको कि बुराई करना मेरा, किसी की बुराई करना मेरा कोई पर्पस नहीं है। मैं तो बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे पास में हैं, वो कम से भी कम ऑनलाइन जाकर के कुछ भी चीज देखने से पहले 10 बार सोचें कि हम जो क्लास में कर, और देखते भी रहे, पर देख करके सीखो मत, देख करके ये वेरीफाई करो कि हम जो सीख रहे हैं इनसे छोटा सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं या नहीं सीख, है ना। और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है। आप लोगों को लगता है 40 मिनट के पेपर में सोल्यूशन ऐसा इतना बड़ा आपको करना चाहिए इसके अंदर? ठीक है, और करना भी चाहिए तो क्या पहले राउंड में करना चाहिए या फिर आखिरी आखिरी में कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर कर लेना चाहिए? ठीक है ना, तो ये उन्होंने सोल्यूशन डाल रखा है ना। अब देखो, इसका सोल्यूशन मैं आपको करके बताता हूँ छोटा सा। एबीसी कितना दे रखा है इसने? थीटा। थीटा दे रखा है, मैं थीटा को कितना मान रहा हूँ? 90। क्या थीटा को 90 माना जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है ना। 90 ही मैंने क्यों माना? क्योंकि 90 से सारे के सारे ऑप्शन, आंसर ऑप्शन अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है। तो ये है एंगल बी, ये है ए, और ये है सी। एंगल ए इसने कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब ये कह रहा है ए से आपने एक परपेंडिकुलर डाला सामने वाली साइड पर, तो ए से जो परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इसी के ऊपर गिरेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 90 ये लिया है, 90 डिग्री लिया है ना। तो बी के ऊपर ही क्या आएगा? बी के ऊपर ही आएगा डी। बात आ गई समझ में। और बी से भी आपने परपेंडिकुलर डाला है बीई, तो बीई कहाँ पर आएगा? बी आएगा ये ग्रीन वाला, ये आ गया ग्रीन वाला। बात आ गई होगी आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में मेरी, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? रुको मैं एक बार लिख देता हूँ। ये ई यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो एडी अपॉन बी, यानी कि ये क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि एडी तो क्या हो गई आपकी, बताओ। ये पिंक वाली लाइन अपॉन बी क्या हो गई? ये ग्रीन वाली लाइन। ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है sin 45 का उल्टा। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका? √2 आना चाहिए आंसर। आंसर इसका कितना आना चाहिए? √2। √2 कब आना चाहिए? जब मैं थीटा को कितना माना था मैंने? 90 डिग्री। तो आप क्या करो, आंसर ऑप्शन में 90 पुट करके देख लो कौन सा है, किसके अंदर 90 पुट करने से ये आंसर आ रहा है। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसके अंदर से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी समझाऊंगा मैं सब कुछ, है ना। और ना ही मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है कि आपको समझ में आ जाए, मैं आपको समझा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतनी सी जगह में हो जाता है और ये आंसर हमारा मार्क हो जाता है। उसके लिए ये वाली हरकत हमें नहीं करनी है। मैं आपको साल भर केवल मैथ्स तो सिखाऊंगा ही, प्लस मेरा फोकस इस वाली बात के ऊपर भी रहेगा कि हम मेथड्स को छोटा कैसे करें। ठीक है। बात आ गई समझ में? ये मेरा मेन पॉइंट तो समझ में आया ना? कितने लोगों को मेरा मेन पॉइंट समझ में आया कि ये वाली हरकत करने की जगह ऐसे सॉल्व करो? ये हाथ उठाओ, मेरा मेन पॉइंट कितने लोगों को समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, यही पर्पस था उस मेरा। ठीक है ना। अब देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन किसका? अरिथमेटिक का है। काफी सारे लोग आपको आप में से इसको सॉल्व भी कर लेंगे, बहुत सारे लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार ट्राई करना चाहते हो क्या इसको?
हाथ उठाओ, कौन कौन ट्राई करना चाहता है इसको अपने आप से। और ना हो किसी से भी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी दिल पर मत लेना। मेरे लास्ट ईयर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक स्टूडेंट है, मैं उससे बात करवाऊंगा आपकी। उसने पूरे साल भर मैं, देखो क्रेडिट ये तो नहीं कहूंगा कि वो मेरे पास में ही मैंने जादू कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये जो चीज है ना, आप और हम मिलकर के करेंगे, ये एक पार्टनरशिप है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, और आपको भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, तब जाकर के उसका रिजल्ट दिखेगा। तो क्वांटम में बहुत अच्छा करके आई है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि उसकी 99% आएंगे क्वांटम। और उसने मेहनत करके इम्प्रूव किया पूरा। आई थी तब थोड़ा सा डरी हुई थी क्वांटम में, तो इम्प्रूव मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत करना। ये वाला सवाल भी नहीं आ रहा है, इसकी भी टेंशन मत करो, मैं सब सिखा दूंगा। है ना। मेरा पर्पस क्या है, बस वो समझने की कोशिश करो आज की क्लास में। हाँ अक्षय, कुछ पूछना है? अक्षय जी अपना माइक म्यूट कर लो यार, अगर कुछ बोलना नहीं है तो। कितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है ये, चलो दूसरी बात करता हूँ, डिफिकल्ट कितने लोगों को लग रहा है, हाथ उठाओ एक बार। रोहन को लग रहा है, ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से, मैं इस सवाल को आपको कैसे सिखाऊंगा करना। 4:2:3 है। आपको पता है रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना। यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 16। तो मैं मान रहा हूँ इसको 16 लीटर है, ये है एल, ये है एम, और ये है एन। मैं मान रहा हूँ कि इन तीनों का टोटल कितना है। टोटल करो इनका, टोटल कितना है 36। अब क्या क्या निकाल रहा है, 50-50%। देखो एक बार तो ये एल निकाल रहा है, एक बार ये एम निकाल रहा है, एन को वैसा का वैसा ही रख रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? कि आप लोग ये भी मानते हो कि टोटल तो 36 ही रहेगा, क्योंकि जितना निकाल रहा है उतना ही वापस डाल रहा है। तो दो बार 50-50% निकाल रहा है ना, तो मैं इसका दो बार आधा करूंगा। एक बार 6, और एक बार 3। और टोटल तो क्या रहने वाला है, टोटल तो 36 ही रहने वाला है। तो सवाल यह है एन टोटल का कितना है। तो 36/3, यानी कि 1/12। और ये वाली चीज मैं आपको रटवाऊंगा कि 1/12 कितना होता है। 1/12 होता है 8.33%। आपको ये समझ नहीं आया होगा, ना ही मेरा वो पर्पज है। मेरा पर्पज ये है, ये ऐसी हरकतें नहीं करनी हमें। है ना। कोई भी चीज अगर आपको आता भी है, पहले से अगर आती भी है, तभी हमें क्या है, पहली स्टेप तो कि हमें ऐसे वाले मेथड तो आ ही जाए 100%। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरा हम काम करेंगे कि हमारे जो मेथड्स हो काफी ज्यादा रिफाइंड हो, दूसरे लोगों से छोटे हों, दिमाग में सोचने में आसान हो। अब जो नंबर मैंने लिए ना, ये दिमाग में सोचने में भी आसान है। जैसे आपका मन है कि ये आपको नहीं लिखना है, सीधा ये लिख करके क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो ये नंबर आसान है, आप इसको दिमाग में भी जोड़ सकते हो। 12 को दो बार आधा आधा करना है, दिमाग में भी आप आधा आधा कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को दिमाग में अगर आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपको समझ आ नहीं रहा होगा कि मैंने क्यों किया, दो बार आधा आधा क्यों किया। पर अगर आपको ये समझ में आ जाए कि दो बार आधा आधा करना है, आप में से बहुत सारे लोग इसको दिमाग में भी कर सकते हैं। और अगर अभी नहीं कर सकते तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तो फिर कर ही सकते हैं। ठीक है। तो कहीं से भी आपको मेथड्स कहीं से भी कॉपी नहीं करने हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको, अगर कहीं से, अगर आपके कोई दोस्त अगर क्वेश्चन वगैरह कुछ भी भेजता है, तो पहली बात तो आपको करना नहीं है, पर फिर भी अगर कोई बहुत अच्छा सवाल मिल जाता है तो मैं लोगों को बोलता हूँ लेकर के आ जाओ। ठीक है ना। पर देखो कहाँ कहाँ से सवाल ला सकते हो आप मुझसे पूछने के लिए, कहाँ कहाँ से नहीं ला सकते। एक तो देखो कैट की कोई भी अच्छी बुक नहीं है अवेलेबल मार्केट में। लोग एक दो बुक का नाम बताते हैं कि मेरे पास में ये वाली बुक खरीद पड़ी हुई है, भाई वो वाली बुक अच्छी तब हुआ करती थी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे, लोगों को कोचिंग का उतना एक्सेस नहीं था। तो उस जमाने के हिसाब से वो बुक बहुत अच्छी थी। आज के जमाने के हिसाब से देखोगे तो वाली बुक बड़ी खराब है, बहुत सारी उसके अंदर गलतियां हैं। ठीक है ना। तो बुक से कोई भी सवाल लेकर के मत आना। आप कहाँ से सवाल पूछ सकते हो उससे, जैसे कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तीन चार बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, उनके उनके सवाल अच्छे हैं। अच्छे क्यों बोल रहा हूँ, कम से भी कम इस बात की गारंटी है कि उनके सवाल गलत तो नहीं होंगे, क्योंकि उनकी टीम्स है बड़ी बड़ी। तो तीन चार बार सवाल चेक करके फिर ही डालते हैं वो लोग। तो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का,
उसमें से अगर किसी क्वेश्चन से अगर आप इम्प्रेस होते हो कि सर देखो मेरे दोस्त ने ये वाला सवाल भेजा है जो उसके मटेरियल का है, ये वाला सीखना है मुझे, मैं बिल्कुल सिखा दूंगा। बाकी जितने भी ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में से ये सवाल लिया है आप, या आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया, फेसबुक ज्वाइन कर लिया, उसके ऊपर आ रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी आते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के? हाथ उठाओ। ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। ये आपके नंबर को खा जाएंगे, खा जाएगा इस टाइप का हरकत अगर करोगे तो। ठीक है ना, ये सब मत लाना, बाकी मैं सिखाऊंगा आपको। अभी के लिए मेरा पर्पस क्या है कि ये सब इतना बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं लिखना। ये नंबर लिखना है 12 8 16, 2 बार आधा करना है, तीनों को जोड़ करके इससे डिवाइड करना है, हो गया खत्म। इतना सा करना है। कितने लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया? हाथ उठाओ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था इन 3 4 सवाल जो मैंने दिखाए इससे। हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्वांट में अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इस वाली स्लाइड को मजाक में मत लेना, बहुत सीरियस बात है। और जैसा कि मैंने बोला कि जो भी मेरे इस साल के स्टूडेंट हैं मैं उनसे जरूर बात करवाऊंगा आपकी। और मैं वेट कर रहा हूँ बहुत ही ईगरली रिजल्ट्स का। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये वाली बात फॉलो की थी ना, वो ही मेरे टॉपर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि देखो रेस्पॉन्स शीट तो आ भी गई, परसेंटाइल नहीं है बस। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने ये वाली बात नहीं फॉलो की थी तो उनके मार्क्स थोड़े से कम है। अच्छा, एक बात और भी बताता हूँ। जैसे कि कुछ लोग तो अभी, जैसे मैंने सारी बातें बोली है ना, ये सारी बातें अभी की अभी मान लेंगे। मानेंगे तो सारे ही, पर कुछ लोग तो अभी मान लेंगे, दिसंबर जनवरी में मान लेंगे। कुछ लोग जब मॉक के अंदर फेल होंगे अप्रैल में मई में तब मानेंगे। कुछ लोग अक्टूबर में मानेंगे पेपर से एक महीना पहले। तो समझदारी क्या ये नहीं है कि ये शुरू से मान लो? देखो सब्जेक्ट एफर्ट वाला है, मुश्किल है। बाकी अगर ये चीजें करोगे ना तो फिर आसान भी हो जाएगा, और ये चीजें नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो देखो क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है ना? हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है किसी भी चीज की। आ रही है बात समझ में? इन डेप्थ स्टडी करनी है किसी भी चीज की, बजाय इसके कि सीधा सीधा रट लें। मतलब आप ये मत सोचना कि सर मेरे दोस्त को तो एक इंस्टीट्यूट में गया था, उसको तो है ना ज्योमेट्री की क्लास पूरे 4 घंटे में करवा दी, हमें क्यों 30 घंटे लग गए या हमें क्यों 20 घंटे लग रहा है। तो आप उसको, आपको कारण पता होना चाहिए कि भाई मैं सारी चीजें कवर करवा रहा हूँ। मेरे को जो जो लगता है दूर दूर तक कि ये चीज आ सकती है, ये चीज मुझे कवर करवानी चाहिए, तो मेरी खुद की स्टडी होती है। ठीक है ना, कि क्या क्या आ रहा है पेपर में, मैं बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह में लगातार देखता रहता हूँ। तो मैं उसके हिसाब से आपको कुछ चीजें करवाऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन डेप्थ करनी है। तो उसके लिए ये कंपैरिजन मत करना कि नहीं हमारा तो इतने दिनों से चल रहा है, हमारा तो इतने दिनों से चल रहा है, चलेगा क्योंकि हम पढ़ेंगे इन डेप्थ। दूसरी बात यह है, मैं आपको बहुत डिस्करेज करूंगा कि आप किसी भी चीज को रटो मत। अगर आप क्वांट को रटोगे आपको क्वांट भयंकर डिफिकल्ट लगेगी। आप इसको लॉजिकली समझोगे, आपके लिए स्कोरिंग होगी। हर एक सब्जेक्ट का एक नेचर होता है, और उसी नेचर के हिसाब से उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं तो देखो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं तो इंजीनियर रहा हूँ। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारे केमिस्ट्री। कितने लोगों ने पढ़ी है केमिस्ट्री? बताओ, हाथ उठाओ एक बार। केमिस्ट्री कितने लोगों ने पढ़ी है? चलो बढ़िया यार, क्या बात कर रहे हो, इतने सारे साइंस के स्टूडेंट हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर देखो थोड़ा बहुत रटना चल जाता है। तो केमिस्ट्री का नेचर क्या है, थोड़ा सा रटने वाला है, तो रटेंगे तो काम बन बन जाएगा हमारा। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के अंदर भी रटना होता है। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं रखना होता, वहां चल जाएगा, क्वांट में नहीं चलेगा। मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को क्वांट से डर लगता है भयंकर वाला? वो लोग हाथ उठाओ सबसे पहले तो। वर्षा सिंह, निधि, देवाशीष, सिद्धार्थ। तो ये वाली बात बड़े बड़े अक्षरों में चार्ट बना करके सामने सामने लिख लो कि मुझे रटना नहीं है, चाहे कितनी भी मेहनत मुझे करना पड़ जाए, मुझे समझना है चीजों को। अच्छा, अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें डर तो नहीं लगता, पर क्वांट उनका अच्छा भी नहीं है। डरते तो नहीं है पर अच्छा भी नहीं है, एवरेज है क्वांट में, वो लोग हाथ उठाएं। अच्छा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी ये कंडीशन है। अच्छा, तीसरी बात वो है कि जिन लोगों को क्वांट से डर नहीं लगता वो लोग एंजॉय करते हैं क्वांट पढ़ना, वो लोग हाथ उठाएं। उन्हें बहुत मजा आता है क्वांट पढ़ने में।
ठीक है। अब वो लोग हाथ उठाओ जो क्वांट में अपने आप को सोचते हो कि हम इंटेलिजेंट हैं, हमें चीजें आती हैं काफी हद तक। विशाल, हार्दिक। अच्छा, ठीक है। तो देखो, ये वाली तो प्री कंडीशन सभी के लिए है, और मैं आपको ये वाली बात तो बोल ही रहा हूँ, जैसे आपका जो भी स्टडी रूम रहेगा ना, तो मैं उसके अंदर काफी सारे टाइप के चार्ट लगाऊंगा। पहला चार्ट तो ये लगा दो कि डोंट मग अप थिंग्स, वर्क ऑन लॉजिक। क्वांट की सबसे पहली प्री कंडीशन है। मैं ये नहीं चाहता कि क्वांट में जस्ट आपकी कट ऑफ क्लियर हो, मैं चाहता हूँ क्वांट आपके लिए स्कोरिंग बने, आपका स्कोर बढ़ाए, और मैं आपको पहुंचाऊंगा भी उस लेवल पे। पर जैसा कि मैंने कहा, मेरे हाथ में सारी चीजें नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, ये एक पार्टनरशिप है। और जैसे कि सर ने और मैंने भी बताया था आपको कि हमारा जो मॉडल है ना, वो मोनोलॉग वाला नहीं है कि हम कुछ आएंगे कुछ बोलेंगे और आप उसको देखोगे सुनकर फिर चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी दिन रात। तो पहली कंडीशन में आपको समझा चुका हूँ कि चीजों को रटना नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज यह है, काफी ज्यादा काम की, ये वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है बात है कि पूरे साल भर बहुत सारे सेशन में मैं रिपीट करता रहूंगा इन बातों को। जैसे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तब भी मैं ये बात रिपीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बार बार में भटक जाते हैं लाइन से। दूसरा क्या है, आंसर ओरिएंटेड नहीं होना। जैसे किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा तो आप परेशान हो रहे हो, फिर आंसर देख रहे हो कि आंसर 10 आ रहा है, 10 लाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आंसर जाए भाड़ में, ठीक है ना। आप तो अपना जो मेथड है उसके ऊपर स्टिक करना है, आंसर ओरिएंटेड कभी भी नहीं बनना। उस मेथड से आंसर नहीं आ रहा तो जो हमारा ग्रुप बनेगा उसके अंदर डालो, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे, मैं भी कमेंट करूंगा कि भाई उस मेथड के अंदर आपने कहाँ पर गलती कर रखी है, कैसे गलती कर रखी है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आंसर आते सवाल को छोड़ मत दो। उस सवाल के कितने मेथड ढूंढो, कम से भी कम 2 या 3 अलग अलग मेथड ढूंढो। क्यों ढूंढो? इसलिए ढूंढो भाई साहब, क्योंकि एक मेथड तो ये हो गया, इससे सवाल हमें करना नहीं है, पर ये वाला मेथड आपको आपकी नोटबुक में होना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आना जरूर चाहिए वाला मेथड। क्योंकि ये मेथड भी आना जरूरी है, क्योंकि मान लो ये वाला मेथड अगर कभी क्लिक नहीं किया तो फिर ये वाला हो गया, और फिर ये वाला हो गया, इसके बाद में आपको छोटा मेथड तो हर एक सवाल का सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो क्या होगा? जैसे कि इस बार बहुत सारे लोग रो रहे हैं क्वांट का पेपर देने के बाद में कि अरे यार बहुत लेंदी आया था, तो 3 ही क्वेश्चन कर पाए, 4 ही क्वेश्चन कर पाए। वही वाली हालत होगी अगर आप एक ही मेथड सवाल करोगे तो। ये रहा ऑल्टरनेट मेथड, इससे करना है, ठीक है ना। ये रहा ऑल्टरनेट मेथड, इससे करना है। तो किसी भी सवाल का एक बार आंसर आता है, छोड़ नहीं देना है। ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है, ग्रुप में मैसेज करके पूछो लोगों से, है ना। और हमारे यहाँ पर मेरे साथ तो इंटरेक्शन आपको करना है, ग्रुप के साथ भी लोगों का आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए। मैंने जब पेपर आया था ना, तो जैसे जैसे पेपर आता है ना, तो मैं काफी स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ क्लास का। जैसे कि शुरू में 2 ही क्लास हो रही है क्वांट की, अभी क्वांट की डेली क्लास हो रही है मेरी स्नैप वगैरह के लिए। एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, हमने 28 से शुरू किया था, लगातार चल रही है। और मैं क्या करता हूँ, कई बार मैं छोटे छोटे ग्रुप भी बना देता हूँ क्लास के अंदर, 5 5 6 6 लोगों के, उनको आपस में डिस्कशन करवाता हूँ, इंटरेक्ट करवाता हूँ, ठीक है ना। तो काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी बात यह है, लॉजिकली ज्यादा सोचना है, मैकेनिकली कम सोचना है, ठीक है। जैसे कि अभी 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हमारी क्वांट बहुत ही अच्छी है और काफी हद तक ठीक है। तो जिन लोगों की क्वांट काफी हद तक ठीक होती है, उनके लिए सीखने के लिए क्या है कि क्वांट ठीक होती है ना, तब भी होता क्या है, क्योंकि जनरली हमने इन मेथड से सवाल सॉल्व नहीं किए हुए हैं, है ना। इन मेथड से सवाल सॉल्व नहीं किए हुए हैं, इन मेथड से हम लोगों ने सवाल सॉल्व नहीं किए। हमें कैसे सिखाया गया, हमें क्या आता है पहले से, जिनकी क्वांट अच्छी भी है, टेक्स्ट बुक मेथड आता है। हमें क्या आता है? हमें आता है टेक्स्ट बुक मेथड ये। हमें क्या आता है? ये टेक्स्ट बुक मेथड। तो उन लोगों को भी किसके ऊपर काम करना है? ये वाला। मैकेनिकल होने का क्या मतलब बता रहा हूँ मैं? मैकेनिकल होने का मतलब है कि यार थोड़ा सा दिमाग लगा लो। जैसे कि जब मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि यार अच्छा इसको, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, 4 से मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, एक बार आधा कितना पॉइंट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, सिर्फ मेरे एंड से है क्या प्रॉब्लम? अपॉन का रेट पर 3% ही आएगा ब्रेक कर रही मतलब। है आवाज। अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? यस अब आ रही है? सर। अब हो गई थोड़ी ये इम्प्रूव? बेटर।
यस Yes, yes, better. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों की मैथ्स अच्छी भी है, तो उन्हें मैकेनिकल होने का क्या मतलब है मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने वर्ड लिखा ना कि लॉजिकल ज्यादा होना है, मैकेनिकल कम होना है। मैकेनिकल का मतलब क्या है? सवाल पढ़ा नहीं उसने, बिना कुछ सोचे समझे पेन चलाना शुरू कर दिया, और पेन चलाना शुरू कर दिया, इक्वेशन इक्वेशन बना ली और ऐसे कर लिया। सवाल को पढ़ने के पहले कभी भी पेन मत चलाओ। जैसे कि ये वाला सवाल किसी ने पढ़ा, डायग्राम बना करके बिना कुछ सोचे समझे किससे रिलेटेड ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये लगा दो, वो लगा दो, इस स्टेप से इसने करना शुरू कर दिया। सिमिलरली सवाल पढ़ते बिना कुछ सोचे समझे बस ये सब करना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं मैकेनिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच किसे बोलते हैं? लॉजिकल अप्रोच बोलते हैं पहले हमने सोचा, क्या सोचा हमने कि 4 2 3 इनका सम कर लो, सम तो फिक्स ही रहने वाला है, नो। और फिर इसका 4 2 3 इसका 2 बार आधा करना है। एक बार आधा कितना हो जाएगा? 1.5। एक बार आधा कितना हो जाएगा? 1.5 का 0.75। तो 0.75/9, इतना सा आंसर आ गया। तो इसको क्या कहेंगे? लॉजिकल अप्रोच। इसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल अप्रोच। मैकेनिकल अप्रोच वो होती है जिसके अंदर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमें पहले से इक्वेशन बनानी आती है टेक्स्ट बुक मेथड से, जैसे कि 9th 10th में हम पढ़ते थे। तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता। और लॉजिकल अप्रोच क्या होती है? जिसके अंदर हमें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है और लिखना कम पड़ता है। तो इन मेथड्स की आपको कॉपी करनी है। अब देखो, छोटी सी एक और बात याद आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बोल रहा हूँ आंसर तो यहाँ से भी आ रहा है, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? कोई बताएगा मुझे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? आंसर तो इससे भी आ रहा है 8.33, इससे भी आ रहा है आंसर 8.3। कैलकुलेट कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए बस, है ना? क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन मुश्किल है 0.75/9, ये वाली कैलकुलेशन 3/36 1/12 बहुत आसान है ना? तो ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी है कि हमें ना कैलकुलेशन आसान बनानी है, हमें इंटीजर के साथ में खेलना है, ना कि हमें पॉइंट वाले नंबर के साथ में खेलना है। ठीक है ना? तो ये कैसे सोच पाओगे? जितने ज्यादा आप लॉजिकल बनोगे उतना ज्यादा आप सोच पाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब मुझे बताओ, जितने 2 3 सवाल मैंने आप लोगों को करके बताया, कितने लोगों को ये मेथड्स भले ही समझ में ना आए हों, पर थोड़ा सा सोच करके तो अच्छा लगा होगा कि यार क्वांट में एकदम राक्षस जैसी कैलकुलेशन तो नहीं करनी है हमें। सोच करके तो अच्छा लग रहा होगा कि चलो ठीक है, सीखने के बाद में हमें फायदा हो जाएगा। वो लोग हाथ उठाओ। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये मैकेनिकल वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया ना सभी लोगों को कि मैकेनिकल का क्या मतलब है? ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको? अच्छे नोट्स बनाने हैं और कलरफुल पेन से बनाना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, भले ही आप लोग क्वांट में बहुत अच्छे हों, भले ही आप लोग इंजीनियर हो, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मैं आप लोगों के साथ में पूरा पूरा आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, भले आपकी क्वांट कितनी भी अच्छी हो, हमेशा कोशिश करो नोट्स बनाओ। नोट्स क्यों बनाओ? एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक लड़का था, इंजीनियर था, और इस बार उसके नंबर वगैरह अच्छे आते थे क्वांट में। पेपर के 15 दिन पहले वो स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर मुझे लगता है कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए, और नंबर वगैरह भी ठीक आ रहे थे मौके पे। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा अब 15 दिन आ गए, अब मैं उससे ये तो नहीं कह दूंगा हाँ हाँ भाई तू नोट्स बना ले, मुझे तो अपने स्टूडेंट्स को पास करवाना है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जैसे आप कर रहे हो तरीका भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता था 15 दिन में नोट्स बनाएगा और टाइम बर्बाद करेगा, परेशान और होगा। ऐसी बातें आदमी इसलिए करता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नीचे जाता है। तो उसने बोला कि सर मुझे जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से सवाल करते हो ना वो बेटर है, उससे मेरे अटेम्प्ट बढ़ेंगे। तो अभी मैं जैसे 14 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 15 कर रहा हूँ, तो मैं 17 18 तक जा सकता हूँ। प्लस आपके मेथड्स में मेहनत भी कम करनी होती है, और वो मुझे तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा। तो क्या मैं नोट्स बना लूं? तो देखो, आखिरी में जाकर के आदमी पछताता है फिर, भले वो कितना भी इंटेलिजेंट। ठीक है ना? तो वो वाला काम आप लोगों को नहीं करना है। नोट्स बनाने हमेशा कोशिश करनी है, वीडियो के भरोसे नहीं रहना है कि वीडियो पढ़े हम देख लेंगे। वीडियो जिसकी भी क्लास छूटेगी, मैं हमेशा उसको वीडियो दूंगा, बाकी वीडियो के ऊपर आपको रिलाय कभी भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे कोई वर्किंग है, कोई नहीं कर पाया क्लास अटेंड, तो आपको उसका वीडियो मिलेगा मेरी तरफ से। प्लस साथ में अगर आपका जेन्यून अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको कॉल पर भी समझाऊंगा चीजें। ठीक है ना? बाकी अगर किसी ने मौज मस्ती में वैसे ही क्लास छोड़ दी तो मेरी तरफ से फिर कोई हेल्प नहीं मिलेगी, फिर वो आप करो अपने हिसाब से करो चीजें। ठीक है, बाकी जब जब भी जेन्यून रीजन है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, सब वीडियो वीडियो सब दूंगा मैं आपकी, जब जब भी कोई भी क्लास छूटती है। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के ऊपर रिलाई नहीं करना है, नोट्स बनाना है बहुत अच्छे से। नोट्स बनाने से क्या काम खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है ना? उन नोट्स को रिवीजन भी करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट की एंड में प्रॉब्लम थी, लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम थी कि उनका रिवीजन नहीं है, नोट्स तो बहुत अच्छे बना लिए, रिवीजन नहीं है। और मैं हमेशा एक काम जरूर करता हूँ कि प्रीवियस बैच और नए बैच वालों की जरूर मैं बात करवाता हूँ, है ना। ऐसा शायद कोई भी नहीं करवाता होगा। क्यों नहीं करवाता? जैसे सर भी करवाते हैं, सर ने भी ये छूट दे रखी है और मैंने भी दे रखी है। इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं करवाता, एक्सपीरियंस इतने खराब है ना, नए लोग रुक ही जाएंगे। बाकी मैं आपको अपने पुराने लोगों से जरूर बात करवाऊंगा, वो लोग आपको यही बातें कहेंगे। और बताए ये पुराने लोग कौन कौन से हैं? सब टॉपर से बात करवाऊंगा आपको, जिनको बेंगलोर का कॉल आएगा, जिनको अहमदाबाद का कॉल आएगा, ठीक है, उन लोगों से बात करवाऊंगा, वो आपको यही बातें कहेंगे बार बार। तो रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन की भी एक टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, कि रिवीजन मेरी टेक्निक से करोगे ना तो आपका विदाउट एनी एफर्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन पता है कितनी देर करना है रोज का? 10 मिनट एक टॉपिक का करना है, 10 मिनट एक टॉपिक का करना है, 10 मिनट एक टॉपिक का करना है, 3 टॉपिक का करना है, 30 मिनट। 30 मिनट टाइम नहीं मिल रहा, नहीं मन लग रहा 30 मिनट करने में, 20 मिनट करना है। शुरू शुरू में अगर 20 मिनट करोगे तब भी काम चल जाएगा। वहीं पर ये रिवीजन आपको आखिरी में कितना करना पड़ेगा पता है? आखिरी में आपको रिवीजन करना पड़ेगा 1 घंटा, 2 घंटा। 1 घंटा तो मैं बल्कि कम बोल रहा हूँ, 3 घंटे 4 घंटे रिवाइज करते रहोगे ना तब भी आपकी चीजें खत्म नहीं होंगी। इतना बर्डन बन जाएगा इनमें। ठीक है, ये वाला जो मैंने लिख रखा है ना पेज, एक सेकंड में चार्जर कनेक्ट कर लूँ यार। ये वाला जो मैंने पेज जो लिख रखा है ना, ये वाला, तो आप लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारी बातें बड़े काम की हैं। और इसका भी अगर आप चार्ट बना करके लगा सको अपने रूम के बाहर तो लगा सकते हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा काम की चीज है। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। क्यों? नो रुको मैं एक सर। मिनट चार्जर कनेक्ट कर लूँ, वरना ये स्विच ऑफ हो जाएगा। जस्ट एक मिनट मुझे। ठीक है, चलो। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है? स्टडी कंसिस्टेंटली। जैसे कि अगर कोई भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी बड़ा कंपटीशन क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी क्या आदमी के अंदर एक गुण होना चाहिए, क्या ट्रेट होना चाहिए, बताओ? आईक्यू। कितने लोगों को लगता है कि आईक्यू आईक्यू है वो ट्रेट जिससे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? हाथ उठाओ। आईक्यू देवाशीष को लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। आईक्यू होता है, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा कि आईक्यू का कोई रोल नहीं होता, पर आईक्यू कम भी चल जाएगा। आईक्यू थोड़ा सा कम हो किसी का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आईक्यू सबसे पहले नंबर पर नहीं आता है। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? कंसिस्टेंसी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको रोज के 5 सवाल दिए जा रहे हैं, कम कर लो, कोई बात नहीं, आपको 20 सवाल करने का टाइम नहीं मिल रहा, 5 कर लो, कम कर लो, पर करने हैं कंसिस्टेंटली। फिर कुछ भी हो जाए, जैसे हम खाना कंसिस्टेंटली खाते हैं ना, कभी गैप नहीं होता ना, सोते कंसिस्टेंटली, कभी गैप नहीं होता उसके अंदर। ऐसे कैसे इन चीजों के अंदर कोशिश करो, मैं ये तो कह नहीं रहा कि गैप होना ही नहीं चाहिए, एक भी दिन का होगा। बाकी जितने ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे उतने ज्यादा आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। आईक्यू भले आपका कम है, मेरे पास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं कि जिन लोगों का आईक्यू कम था, पढ़ने में बहुत तेज नहीं थे, पर मेहनती और कंसिस्टेंट थे जबरदस्त। ठीक है, बात आ रही है समझ में? कि उनके घर में अगर शादी भी हो तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने सोच रखा था कि आधा घंटा या पौन घंटा तो मुझे ये काम करना है, तभी कुछ करना है, ये तो मिनिमम वर्क है मेरा। तो वो काम करके जाते थे। और जिस लड़की का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसके 99% आएंगे और बहुत इंप्रूव किया उसने, तो उसके अंदर भी ये वाला ट्रेट है। ठीक है। और मेरे पास में दूसरा एक्सपीरियंस ये भी है कि आईक्यू जिन लोगों का बहुत अच्छा है उन लोगों को, ये लोग पीछे रह जाते हैं जो लोग ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं उनसे। हमेशा का एक्सपीरियंस है ये मेरा, कि कोई भी आदमी जो हाईएस्ट आईक्यू वाला है क्लास में वो पीछे रह जाएगा। एक कंसिस्ट आदमी कंसिस्ट है प्लस उसका आईक्यू कम है थोड़ा उससे। ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख करके ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं तो बिल्कुल ही मना कर रहा हूँ कि नहीं कोई भी काम
चाहे ऑफिस वालों ने बुला लिया हो, कुछ भी बुला लिया हो, किसी ने भी आपको पढ़ाई करनी करनी है, ऐसा नहीं बोल रहा। देखो जो लोग ऑफिस में हैं, या जिसको कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई, तब तो करोगे ही। इमरजेंसी हमें भी आ जाएगी, हम भी क्लास का टाइम आगे पीछे करते ही हैं, है ना। उसकी मैं बात नहीं कर रहा आपसे। बाकी ये जो सेल्फ स्टडी वाली जो चीज है ना, और जो जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको कंसिस्टेंटली करना है। बात आ गई समझ में। इसके बाद में 7वां पॉइंट, सच सच बताना मुझे, कन्फेस करना है एक चीज को, कि कितने लोगों की ऐसी आदत है कि वो लगातार वेबसाइट पर कैट का मटेरियल ढूंढते रहते हैं, या यूट्यूब चैनल पर ढूंढते रहते हैं, या ऑनलाइन ढूंढते रहते हैं। हाथ उठाओ एक बार, है ना। तो ये भी एक गंदी आदत होती है ना। गंदी आदत क्यों होती है? क्योंकि इससे आदमी डाइवर्ट होता है, ठीक है ना। आपको पूरे साल भर में शायद मुझसे ये कहने का कभी मौका मिलेगा ही नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, आप में से कितने कितनों के दोस्त हैं जो कि किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, जैसे कि टाइम हो गया, सीएल हो गया, एमएस हो गया, कितने कितने लोगों के दोस्त जा रहे हैं दूसरी जगह पर? हाथ उठाओ। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ। आप लोगों को, आप उनके नोट्स देखना, आप उनसे बात करके देखना, आप लोगों को ये कहने का कभी मौका मिलेगा ही नहीं कि सर उन लोगों ने तो ये वाली चीज करवाई है, आपने तो ये वाली चीज करवाई नहीं। कभी मिलेगा ही नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कभी भी आपको ये कहने का मौका मिलेगा ही नहीं सर आपने तो 10 सवाल करवाए हैं और उन्होंने तो 50 सवाल करवाए हैं। बल्कि होगा इसका उल्टा, है ना। हम लोग ज्यादा चीजें करेंगे, आप उनसे पूछना कि तेरे को ये चीज पता है, ये चीज करवाई है, तो मना कर देगा, नहीं नहीं करवाई। फिर बोलना तेरे को कितने सवाल करवाए इस टॉपिक के, तो ये कहेगा 10। हमारे पास में कितने सवाल होंगे? हमारे पास में होंगे 50 100 ऐसे सवाल। बात आ रही है समझ में। फिर आप उससे पूछना तुझे ज्योमेट्री कितने टाइम में करवाई, तो कोई बोलेगा 4 घंटे में, कोई बोलेगा 6 घंटे में, कोई बोलेगा 10 घंटे में। वहीं पर ही हम ज्योमेट्री कितने टाइम में करेंगे? हम करेंगे पूरा बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल आराम आराम से सीखेंगे, है ना। और मेरी क्लास समझने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, भले आप क्वांट में कितने भी खराब क्यों ना हो, ठीक है ना। तो हमारा उससे टाइम कितना होगा? हमारा उससे टाइम जितना भी टाइम वो ले रहा होगा, उससे 4 गुना 5 गुना। तो कभी भी आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। जब मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, और मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ कि आपके जो जो भी दोस्त हो, आप पूछना उनसे और मुझे चीजें ला करके बताना कि सर ये चीज आपने क्यों नहीं करवाई, या ये चीज इनको ऐसे सिखाई है, हमने खराब मेथड से सीखी है। आप हमेशा सुपीरियर फील करोगे बाकी के दूसरे लोगों से। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जब से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो आप अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर देना। तो मैं चैलेंज क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरे लोगों को नीचा दिखाना चाहता हूँ? नहीं। अब यहाँ पर भी आप लोग मेरा मेन पर्पज समझो। मेरा मेन पर्पज यही है कि यार जब मैं आपको इतनी गारंटी ले रहा हूँ, तो आपको क्या जरूरत है ऑनलाइन मटेरियल ढूंढने की, यूट्यूब देखने की, या दूसरों का मटेरियल यूज करने की? इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आप लोगों आपका टाइम बर्बाद होगा, पहला। दूसरा नुकसान क्या होगा? जो होमवर्क मैं दूंगा वो अच्छा खासा होगा, उसको छोड़ करके आप इसमें टाइम लगाओगे, वो आप नहीं कर पाओगे, उसमें वैसे ही पीछे रह जाओगे आप, ठीक है ना। अगर आपके पास में टाइम है पूरा, जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपने कर लिया पूरा, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद में फिर भी अगर आपको देखनी हो कि देखे दुनिया में क्या चल रहा है, फिर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरी बात क्या है कि ये वाला मटेरियल है ना, कई बार मिसलीडिंग होता है, अनइम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और कई बार ऑनलाइन अगर आप देखते हो ना, तो लोग आलतू फालतू बातें भी करते हैं। सभी के लिए तो नहीं कह रहा, काफी लोग आलतू फालतू बातें भी करते हैं कि भाई ये ज्वाइन कर लो, ये कर लोगे तो 10 दिन में ये हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को पैसे दे करके बिठा देंगे। जैसे कोई भी अब टॉपर बनेंगे ना, तो बड़े बड़े लोग जिनके पास में पैसे की कमी नहीं है, पैसे दे करके बिठा देंगे। वो बोल देगा स्टूडेंट मैं तो इन सर के पास में 20 दिन पहले आ गया था, है ना, और 20 दिन में इन्होंने मुझे जादू कर दिया। ये सब बेवकूफ टाइप बातें हैं, है ना। कोई भी जो बड़ा गोल होता है ना, जैसे विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, आज रोहित शर्मा बन गया, तो ऐसा नहीं हो 20 दिन में बन गया, उसके पीछे की एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी मेहनत है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए मना करता हूँ ये सब करने के लिए, ये सब मत करो। बहुत सारे लोग बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप के अंदर जादू ही जादू दिखाते हैं कि देखो हमने तो सॉल्व भी नहीं किया, वैसे आंसर आ गया। वो जादू कैसे दिखाते हैं? क्योंकि वो सवाल ही वैसे लेकर के आते हैं। अब जैसे मैंने जो सवाल आप लोगों को दिखाया, वो तो एक्चुअल एग्जाम का सवाल है ना। तो मिसलीड ज्यादा करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को मना करूंगा। इसके अलावा जितनी भी जगह का अच्छा अच्छा मटेरियल है, जितनी भी जगह की अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सारी मैंने कवर कर ली है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी चीज मुझसे कवर करवानी है, आप मुझसे पूछो और मुझे भेजो कि सर ये वाली चीज हम कर सकते हैं क्या। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा ओपन हूँ। जैसे कि अभी मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा था लास्ट ईयर, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखना, कि सर हमें एम कैट का डिस्कशन वहां से हमें समझ नहीं आ रहा,
हमारे दोस्तों ने भेजा है, एमकेट अच्छे लेवल का होता है, इसका ये वाला सेट बता दो या पेपर सोल्व करके बता दो। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखना, मैंने डाला हुआ इसका एनालिसिस। कई बार अनजान लोग जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो लोग भी डिमांड कर देते हैं कि सर ये पर्टिकुलर सेट हमें वहां के सोल्यूशन से अजीब सा है, वो समझ नहीं आ रहा हमें, इसका आप सोल्यूशन बना करके डाल दो। तो मैं डालता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है मैं ओपन नहीं हूँ, मैं ओपन हूँ। पर जो हमारा मटेरियल है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। जितनी भी जगह से अच्छी अच्छी चीजें हमें मिल सकती थी, तो हम सारी पहले से कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना ही है कि किसी मटेरियल के लिए, तो मैं आपका लिमिट कर देता हूँ। ऑनलाइन बिल्कुल भी मत देखना। ऑफलाइन दो तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, सभी लोग नाम जानते हैं, उनका मटेरियल अच्छा है ना। हम लोग भी काफी सारी चीजें यूज करते हैं उनसे। ऑफलाइन कुछ भी नहीं देखना इसके अलावा। ठीक है ना। कोई ग्रुप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, क्वेश्चन ऑफ द डे ये फेसबुक टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम पर कुछ भी नहीं करना। अगर आपको मटेरियल देखना है तो इनका देख लो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कुछ भी करना है, तो मुझे सेंड कर सकते हो। ये सातों के सातों ट्रेड पहले से कितने लोगों ने हाथ उठाओ। क्या बात कर रहे हो, एक में भी नहीं। चलो कंसिस्टेंसी वाला ट्रेड, छठा नंबर का सातवें नंबर का, ये दोनों ट्रेड कितने लोगों में, छठा और सातवां? बस चार ही लोगों में। चलो इसको भी छोड़ो, सातवें को भी छोड़ो, छठा ट्रेड कितने लोगों में, सिक्स ट्रेड कितने लोगों में? छठी वाली जो चीज है कि कंसिस्टेंट बहुत हूं मैं होऊंगा कम, पढ़ने में कमजोर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स से मुझे डर लगता है, और मैं कंसिस्टेंट हूँ जबरदस्त वाला। तो भाई केवल बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया इसके अंदर। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, इसको डेवलप कर लो। ये केवल कैट के काम में नहीं आने वाला। जो सपने आप देख रहे हो ना कि हम कैट में एग्जाम लाएंगे और सीईओ बन जाएंगे, तो सीईओ जो होता है ना, उसको भी ये वाला ट्रेड चाहिए होता है, वरना वो कंपनी को कभी भी हेड नहीं कर सकता। उसे लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर जाने के बाद में आप ये मत सोचना कि बस ज्यादा पैकेज हमें वैसे ही मिल जाएगा। जितना ज्यादा पैकेज, जितने ज्यादा पैसे, उतने ज्यादा आपके अंदर इस टाइप के गुण होने चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बात आ रही है ना आपको समझ में? तो कोई अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं तो कोई कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा सा आलसी हूँ, कभी मन आ गया चीज कर ली, कभी नहीं आया नहीं की, तो इसको डेवलप कर लेना। क्योंकि अगर ये डेवलप नहीं है ना, तो फिर कम आएंगे मार्क्स। ठीक है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। अच्छा, अच्छे नोट्स पहले से कौन कौन बना लेता है अच्छी राइटिंग में? किसके पास में ये गुण, ये वाली जो चीज है, ये वाला ट्रेट है, पहले से ही है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, रटता कौन है चीजों को? रटने का मतलब है कि जैसे कोई भी क्वांट का सवाल लिखा, तो पहली बात ये सोचता है ऐसा सवाल मैंने कितने दिन पहले देखा था, वहां पर मैंने एक्स माना था, वाई माना था, वाई मान लेता हूँ। ऐसे याद कर करके सवाल कौन कौन करता है? तीनों चारों लोगों से मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं करना है, बल्कि क्वांट को भूलना होता है हमें। वहां कैसे किया था, उसे भूलना है और लॉजिकली फ्रेशली दोबारा से सोचना है। ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरी आज की, ये वाली। ठीक है। बोर वोर तो नहीं होगा ना? मुझे बोल सकते हो। नो सर। नो देखो, सर। मेरे मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझसे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। जैसे कि अभी मैं उनको काफी ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने बोल दिया मुझसे, 8-10 लोगों ने बोल दिया सर क्लास बहुत लंबी हो रही है, प्लीज थोड़ी सी छोटी कर लो, है ना। क्योंकि अभी उनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है, पेपर भी देने पड़ रहे हैं। तो मैंने, हम 3 घंटे की क्लास करते हैं, तो मैंने कई बार मैं 1.5-1.5 घंटे की 2 क्लास कर लेता हूँ, या 1-1 घंटे की भी कर लेता हूँ, या कभी उनकी डिमांड रही तो मैं 40-40 मिनट की, आधे आधे घंटे की भी क्लास की। तो जब तक भी बैठना है ना क्लास में, पूरे मन के साथ में बैठना है ना। हम लोग, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को सेटल कर सकते हैं। ठीक है। इसको भी आप चार्ट में लगा लेना, या चार्ट में ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट पूरे साल भर काम आएंगे हमारे। ठीक है। चलो, हम क्या क्या यूज करेंगे पढ़ाई के अंदर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी जगह की, कहीं का भी अगर वो अच्छी चीज है ना, तो हमारे पास में जरूर होगी। नहीं होगी तो आप लोग बता सकते हो कि सर ये चीज हम कर सकते हैं, ये चीज हम ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा
हम क्या करेंगे, हम पहले बेसिक लेवल की क्वांट कवर करेंगे जून तक, पहले 6 महीने, जैसा कि हमने उस दिन भी बताया था। ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें सारे टॉपिक तो नहीं कवर करेंगे हम, पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे पहले 6 महीने। ठीक है ना। वो कवर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी होती है, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि एक बार ये टॉपिक बेसिक बेसिक चीजें करवा करके, मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा करके और बोल देते हैं कि भाई ठीक है करो आप। हाँ देवेश, कुछ पूछना है? देवेश कुछ पूछना है? देवेश ने हाथ उठाया था। तो मैं, हाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इधर देखो ध्यान से। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले बेसिक लेवल कवर कर देंगे। इसके अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे, है ना। वैसे टॉपिक तो सारे कवर हो जाएंगे, पर बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। क्या इस बेसिक लेवल में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? तो जितना सिलेबस है उससे ज्यादा कवर हो जाएगा, उसकी बात छोड़ दो। पर देखो उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि कोई भी एग्जाम है उसके अंदर स्कोर करने के दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है नॉलेज, एक तो होती है नॉलेज, प्लस क्या होती है दूसरी एक और चीज होती है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, टेस्ट टेकिंग स्किल्स। क्या आप लोग ऐसे लोगों से मिले हो या नहीं मिले हो, जिन लोगों की मैथ्स पहले से बहुत अच्छी थी, उन्हें आता था पर पेपर ढंग का नहीं कर पाया? कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं या खुद ही हैं? हाथ उठाओ। इंटेलिजेंट था पर अच्छा पेपर नहीं कर पाया, आता था पर नहीं कर पाया अच्छा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि यार किसी को भी पढ़ा करके छोड़ देने से नंबर नहीं आएंगे, है ना। या फिर उसको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, टेस्ट टेकिंग स्किल्स के ऊपर भी उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मिनी कैट क्या है, मिनी कैट ऐसी एक चीज है, मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूँ आपको, है ना। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा, ये जब हम एक बार जब बेसिक लेवल पूरा कर लेंगे तब हम करेंगे, तब हम ये वाली चीजें करेंगे, जैसे कि ये मिनी कैट है। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये वाली चीजें पूरी करवा करके बोल देता है कि भाई बैठ जाओ करके। तो हम वो अच्छा मटेरियल यूज करके ये सारी चीजें तो कवर करेंगे, प्लस साथ में टेस्ट टेकिंग स्किल्स भी हम लोग सीखेंगे। बात आ गई समझ में? उसके अलावा हम डीपीपीस भी यूज करेंगे। मिनिकेट किसके लिए काम में आता है, टेस्ट टेकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। डीपीपीस किसके काम में आती है, डीपीपी भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम बाद में यूज करेंगे। जैसे कि चीजें क्वांट में इतनी सारी हो जाएंगी, इतनी सारी हो जाएंगी कि आप लोग चीजों को भूलते जाओगे। तो डीपीपी का पर्पस रहेगा आप लोगों को रिवीजन करवाना। ठीक है ना। सर फुल फॉर्म क्या है इस इसका? डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है ना। बात आ गई समझ में? ये बात अलग है कि ये रोज रोज सातों दिन नहीं होगी, ये बात अलग है। ठीक है ना। बाकी आप में से कितने लोगों ने आईआईटी की तैयारी कर रखी है? किसी ने भी नहीं कर रखी ना। तो भले हम कैट की तैयारी कर रहे हो, बाकी मैं खुद एक इंजीनियर रहा हूँ, मैंने भी कॉम्पिटिशन दिए हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छा मॉडल जो लगा ना, ये यही वाला मॉडल लगा, जैसे कि हम लोग जेई वगैरह की या नीट की इसकी तैयारी करते थे। सबसे अच्छा मॉडल मुझे ये वाला लगता है, और इफेक्टिव भी लगता है। आप लोगों को अगर ये वाली बात पता हो कि नीट वीट के अंदर रिवीजन ही तो फोकस में रहता है हमेशा। ठीक है ना। तो हम डीपीपी भी करेंगे। उसके अलावा मटेरियल तो पूरा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही। आपने देखा है बड़े बड़े चार्ट्स आते हैं मार्केट में, देखे होंगे ना, बनाए भी तो होंगे कॉलेजेस के अंदर, है ना। तो कुछ मैं आपको चार्ट्स भी बनवाऊंगा, अपने रूम पर भी लगवाऊंगा। अब चार्ट के अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है बाद में बताऊंगा। तो इस टाइप से हम चलेंगे और इन इन चीजों को हम यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। अब वो मुझे रिक्वायरमेंट क्या है आपसे, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए आपसे कि आप पूरी करो, है ना। तो जैसे कि ये वाली चीजें तो मैं पहले ही बता चुका था। मुमताहा ने एक दिन पूछा था मुझसे ग्रुप के ऊपर, जैसे कि मुमताहा ने एक चीज पूछ ली थी कि सर टेबल कहाँ तक की याद होनी चाहिए। तो देखो टेबल के ऊपर तो, मतलब वैसे तो 20 तक की याद होनी चाहिए आपको, ये चीजें याद होनी चाहिए 20 तक की टेबल, है ना। पर अगर याद अगर किसी को रटी हुई नहीं भी है तब भी वो जोड़ जोड़ कर तो कम से भी कम ठीक ठाक टाइम में निकाल ही ले। अगर याद नहीं है तब भी वो ठीक ठाक टाइम में निकाल ले, तब भी काम चल जाएगा, बाकी याद कर लो तो ठीक है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, इनका आप चार्ट बना करके अपने घर के सामने लगा सकते हो। बड़ा सा चार्ट लाओ, इसके ऐसे कलरफुल पेन से बनाओ, और उससे बहुत सारी चीजें ऐसी है ना यार क्वांट में,
कि मतलब है ना, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब मैं याद क्यों करवा रहा हूँ? याद मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर याद कर लेंगे ना हम, तो कम से कम हमारे 3-4 सवाल, बहुत सारे सवाल में हम बहुत सारे लोग तो सॉल्व करेंगे, उसको हम देख करके टिक लगा देंगे। तो बताओ, याद करने का फायदा हुआ या नहीं? हुआ ना फायदा? तो कुछ कुछ चीजें याद करनी है। और अगर डायरेक्ट अगर सवाल नहीं भी आता, तब भी कैलकुलेशन तो 100% छोटी करेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या करनी है आपको? स्क्वायर्स याद करने हैं। स्क्वायर्स का क्या करो, एक चार्ट बना दो, अपनी दीवार के सामने लगा दो। क्यों? क्योंकि अगर याद करने के लिए 1-2 दिन दूंगा, याद नहीं होंगे, भूल जाओगे। चार्ट लगा करके क्या करना है, जितनी भी देर कमरे में आ रहे हो, 2-3 स्क्वायर उठा करके देख लो, अपने आप याद हो जाएंगे विदाउट एनी एफर्ट। चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, फोन पर बात कर रहे हो, 2-3 स्क्वायर उठा करके देख लो, याद हो जाएंगे। स्क्वायर कहाँ तक के याद है आप लोगों को? बताओ, अपना अपना माइक अनम्यूट करके बताओ, कहाँ कहाँ तक के स्क्वायर्स आते हैं आप लोगों 32। 30। को? बहुत बढ़िया यार, पहले से आते हैं आपको तो। 1 से लेकर के 32 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से 10 तक तो सभी लोगों को याद ही होते हैं, है ना? सभी को याद होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे याद नहीं। तो ये भी आपको चार्ट बना करके लगाना है, ठीक है? तीसरा, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। क्यूब्स का आप कहाँ तक याद होने चाहिए आपको? क्यूब्स याद होने चाहिए आपको 1 से लेकर के 16। ये वाली बात भी आ गई समझ में? इसके बाद में और क्या याद होना चाहिए? इसके बाद में आपको याद होना चाहिए पावर्स ऑफ टू। पावर्स ऑफ टू। अच्छा, मैंने आप लोगों को रटने के लिए जरूर मना किया था, मैंने सवाल रटने के लिए मना किया था। ये चीजें आप रटोगे ना, तो क्योंकि हमें 40 मिनट में, मैं आपकी तैयारी इस हद तक करवाऊंगा कि 40 मिनट में 17-18 तक अगर आप पहुंच सको, ठीक है ना? वैसे एक बात बताऊं, इस बार का जो पेपर आया था ना, थोड़ा मुश्किल था। इस बार के में आप 17-18 नहीं ना, तब भी आप मेरी सारी चीजों को और करोगे तो 15 तक तो आप पहुंच सकते हो। 14-15 तक। और 14-15 तक पहुंचना अपने आप इस साल बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और पिछले साल के ऐसा पेपर आएगा, तो उसमें तो आप फिर पूरा भी कर सकते हो, बेसिक केस। पावर्स ऑफ टू क्या होती है? जैसे 2 की पावर 1, इसको मैं लिखवा भी देता हूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, 2 पावर 8, 2 पावर 9, और 2 पावर 10। तो कितना कितना आ जाएगा? 2 4। बोलो मेरे साथ साथ, जिसको याद हो। माइक अनम्यूट कर लो। 128, 256, और 512, 1024। 1024, 11 2048, कितना होता है? 2048, वेरी गुड। और 2 पावर 12? फोर जीरो नाइन 4096। सिक्स ये याद होनी चाहिए। सिमिलरली पावर ऑफ 3 भी आपको याद होनी चाहिए। पावर ऑफ 3 भी आपको याद होनी चाहिए। पावर ऑफ 3 क्या होगी? क्या पूरी याद होनी चाहिए? नहीं, कम तक काम चल जाएगा। कहाँ तक काम चलेगा? देख लो इधर। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 37। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 84। थ्री की 81, पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। और 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 729। बात आ गई समझ में? 3 की पावर 6, सॉरी। 3 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 2187। बस यहाँ तक, 6 तक भी याद कर लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम चल जाएगा। इसके बाद में तीसरा काम का नंबर आता है 5 की पावर्स। 5 की पावर 1 कितना होता है? 5। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। 125, बहुत बढ़िया। ये 625, ये 36, 36 भी, 360, 3125। 30, 3125। और ये कितना होता है? 156। बोलो, 25। बस 5 की पावर 6 5, तक याद कर लो। अच्छा, ये किसी को अगर मुश्किल लग भी रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा काम में लेता हूँ ना चीजों को, तो मुझे याद हो गए। आप लोगों को भी हो जाएंगे, चार्ट बना करके इनका लगा दो। बात आ गई समझ में? इसके अलावा एक और चीज है जो कि हमें याद करनी है। वो चीज जब मैं परसेंटेज करवाऊंगा ना आप लोगों को, तभी मैं आपको बताऊंगा। तो चार्ट के अंदर उसके लिए भी जगह खाली रख लेना। अच्छा, चार्ट कैसे बनाया जाता है? जो एक दो जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, जिनके चार्ट्स मुझे बड़े पसंद आए थे, क्योंकि सब लोग अपने अपने चार्ट्स की फोटो खींच करके मुझे भेजते थे, है ना? तो एक स्टूडेंट है मेरा बहुत अच्छा, ये भी काफी अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार। उसने बड़ा सुंदर चार्ट बना रखा है, तो मैं आपको भेजूंगा ढूंढ करके। एक और चीज है जो मैं आपको याद करवाऊंगा, 1/1 कितना होता है? 2 में से एक नंबर आया किसी आदमी के, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? 50%, 50%। 50%। और 1/20 तक,
1/20 को क्या बोलेंगे? 5%। ये अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, ये चीज भी आपको याद करनी है। शुरू कहाँ से कर लो? शुरू कर लो यहाँ से, इन जगह से याद कर लो। पावर हो गई, क्यूब हो गई, ये सारी चीजों से। बात आ गई समझ में यहाँ तक सभी लोगों को? ठीक है। यस सर। कितने लोगों को ये कार्यक्रम बोरिंग लग रहा है? थोड़ा सा वैसे है ये बोरिंग, मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं है, बोरिंग है। कितने लोगों को लग रहा है बोरिंग? बोरिंग कितना भी लगे, पर भाई ध्यान रखना, अगर आप लोग ज्यादा सवाल करना चाहते हो ना कम टाइम में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसके बिना कुछ होगा नहीं। ठीक है ना? मुझे इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए पता पता है क्योंकि कैट में घूम फिर करके यही चीजें डायरेक्ट पूछते रहते हैं। हर एक सवाल की कैलकुलेशन याद होंगे डायरेक्ट तो आधी कैलकुलेशन दिमाग में करोगे, आधी वैसे करोगे और ठीक लगा करके आ जाओगे। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है जो कि मैं दूर करना चाहता हूँ आपका। आप कहोगे ये सब कैलकुलेशन के लिए याद करने की जरूरत क्या है, कैलकुलेटर आता है एग्जाम में। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये याद नहीं की और अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट रहे ना साल भर, कैलकुलेटर आपका टाइम बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाएगा कैलकुलेटर के, क्योंकि जो कैलकुलेशन दिमाग 1 मिनट में क्या 2 सेकंड में कर सकता था, उसके लिए आप नंबर टाइप करने बैठोगे कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर को फायदा कौन उठा सकता है? जो आधी कैलकुलेशन दिमाग में करे, आधी कैलकुलेटर से करे, वो आदमी कैलकुलेटर का पूरा फायदा उठाएगा। और अगर नहीं तो मॉक्स शुरू हो जाएंगे, भी फरवरी में एक मॉक हो जाएगा, तो उसके अंदर आप यूज करके देख लेंगे। पूरा पूरा प्योरली कैलकुलेटर यूज करना, खुद से कैलकुलेशन करना है मत। आप देखोगे कि कैलकुलेटर ने हमारी स्पीड कितनी स्लो कर दी। कैलकुलेटर हम यूज करेंगे, बाकी मैं आपको 10-15 मिनट का ज्ञान इसके ऊपर भी दूंगा कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना चाहिए और कैसे नहीं यूज करना चाहिए। जैसे देखा जाए ना तो कैलकुलेटर एक ट्रैप है लोगों की स्पीड स्लो करवाने का। पर जो समझदार आदमी होगा वो उसे एक वेपन भी बना सकता है कैलकुलेटर को। पर कौन बनाएगा? जो समझदार आदमी होगा, पूरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसका दिमाग अच्छे ठीक ठाक कैलकुलेशन करना जानता हो। ठीक है? बात आ गई सभी लोगों को यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें तो हो गई मेरी तरफ से। क्या मैं आपको स्क्वायर भी लिखवा दूं एक बार सभी लोगों को, या लिख लोगे आप? नहीं सर, लिख लेंगे वो तो। नो, लिख लेंगे सर। क्यूब्स? वो भी सर सेम। एक काम करो, स्क्वायर लिख लो। कुछ लोग बोल रहे हैं मैसेज पर, लिख लो जल्दी से, लिख लो। या मैं लिखता हूँ, आप लोग बताते जाओ। किसी को इसी बीच कुछ बोलना है? क्योंकि हम बहुत ही लाइट काम कर रहे हैं अभी, इसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, तो बीच में कुछ भी पूछ सकता है जब तक कि मैं लिख रहा हूँ ये चीजें। किसी के दिमाग में कोई भी सवाल है अभी तक के लिए? $29 और 30 का स्क्वायर, तो बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ। 1 4, हाँ 4, मुंतहा। 9, हम्म। 10, हम्म। 16, 16, 25, 25, 36, 36, 49, 49, 64, 64, हम्म। 81, 81, 100, 100, 121, हम्म। 144, 169, हम्म। 159, हम्म। 96, 225, 220, 256, 250, 289, 289, 320, 324, uh, हम्म। 3, 61, 381, 361 361, सर। 361 361। 400, फोर 450, 54। हंड्रेड अच्छा। 441 441। 484, 484 uh, वाह यार, मैं तो अंडर 529 एस्टिमेट कर रहा था आप लोगों को यार। uh, सही है। 576 हम्म। 626, 625, 625 हम्म। 676 676, uh, 729 729, 784 8, 841 and uh, हम्म। 900। 100, और 900, 31 का? 961, 32 का? 1024, सही है यार, बहुत सारी चीजें याद है आपको तो बढ़िया है। देखो ये काम की चीजें पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्यूब भी बता दो, लिखते नहीं है, बोल बोल करके बताया था। चलो लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखते क्यूब किसको पता है, 16 का क्यूब किसको पता है? नहीं पता। सर फोर चलो जीरो यहाँ से नाइन सिक्स 4096। ठीक है। चलो इधर देखो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ये बराबर नहीं है, क्यूब लगा लेना, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग काम है तो मैंने, चलो लिख देता हूँ, गलती कर लोगे नहीं तो। हाँ, 4 का क्यूब, 64, 64 64, 5 का क्यूब 125, 125, 6 का क्यूब, 216, 216, 7 का 343, 343, 343, 8 का 512, 52, 9 का 729, 10 का 1000, 1000, 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 1728, 13 का 2197, 2197। बहुत बढ़िया। 14 का और 2744 2744, बहुत बढ़िया। 15 का 3375, और 16 का तो पता ही होगा, 4096। 4096। चलो बढ़िया। अच्छा, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो पूछो मुझसे, कोई भी सवाल पूछना है तो पूछो। सर क्लासेस में हम टॉपिक्स जैसे सिलेबस आपने 5 टॉपिक्स गिनवाए मेन वाले, तो सिलेबस कवर मतलब करते पांच, हुए भी जैसे, हाँ मतलब जो मतलब बेसिकली 5 अलग अलग अरिथमेटिक टाइप की नंबर मैथ्स है ये। सिस्टम। हाँ जी। तो हम लोग हम्म। क्लासेस कवर करते हुए पहले एक पूरा टॉपिक उठाएंगे या मिक्स करेंगे, कैसे इसमें मिक्स चलेगा? मिक्स मिक्स करेंगे अपन, है ना। देखो यार, होता ठीक क्या है कि जैसे, मतलब है ना, एक चीज का है जिसको सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना चाहिए, रखते नहीं है लोग। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर एक एक टॉपिक लगातार चलता रहता है ना, तो आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बोर हो जाता है उससे। तो मैं कई काफी बार आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से मैं उसको चेंज भी कर लेता हूँ। आप बस सीखो मेरी तरफ से, मैं आपके हिसाब से चल लूंगा जहाँ जहाँ पर भी चलने की जरूरत होगी। और जहाँ जहाँ बस आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो, हमारी पढ़ाई अच्छी होगी, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है, आप अपने फीडबैक्स देते रहो, आपको कैसे पढ़ना है क्या करना है। जहां जहां पर मैं चेंज कर सकता हूँ वहां पर मैं कर लूंगा। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपको मेरे हिसाब से चलना है, आपको पूरा पूरा मुझे फॉलो करना है। जैसे कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम जनरली मैं एक साथ ही खत्म करवा देता हूँ, और स्टार्टिंग भी इसी से करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे को तो देखो नहीं लगता मुश्किल, मेरे को तो अच्छा टॉपिक लगता है। स्टूडेंट का फीडबैक ये है कि वो इसमें बड़े रोते हैं, अरे सर ये क्या टॉपिक है, ये तो बिल्कुल खून चूस के रख दिया इस टॉपिक में, ये बहुत मुश्किल है। और इस साल से पहले तक तो इंस्टीट्यूट वाले भी ये बोलते थे, सभी लोग बोलते थे, अरे सर छोड़ दो, ये तो टफ भी है और मुश्किल भी है, छोड़ दो, आता भी नहीं पेपर में। अब तो कोई बोल भी नहीं सकता इसके लिए, है ना। दे देते हैं उठा करके। फिर दूसरी बात यह है भाई, सभी लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी प्रिपरेशन केवल कैट के ऊपर फोकस्ड होकर के नहीं रहेगी केवल। आप लोग भी समझ रहे हो ना ये बात, हम साथ में ये वाले एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। कितने लोग देंगे तीनों एग्जाम, कितने लोग देंगे? हाँ बताओ, तीनों एग्जाम कितने लोग दोगे? और तीनों ही भरने हैं, देखो हमारा रिकमेंडेशन तो है तीनों ही भरने हैं आप लोगों को। इन कॉलेजेस को आप खराब मत मानो स्नैप को। मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उसके कैट में, देखो किस्मत की भी थोड़ी सी बात होती है, वो नहीं जा पाया कैट में। बहुत इंटेलिजेंट था, इंजीनियर था। तो वो स्नैप को छोटा मोटा कॉलेज मानता था, स्नैप में चला गया। स्नैप में अभी जो उसकी इंटर्नशिप लगी है ना, वो बहुत सारे आईएम इंदौर वाले, आईएम शिलोंग में भी दोस्त पढ़ते हैं उसके, उन दोनों की अभी तक इंटर्नशिप नहीं लगी, उसकी इंटर्नशिप लग गई और 1.75 की उसकी इंटर्नशिप लगी। तो SIBM पुणे बहुत जबरदस्त कॉलेज है। और चलो ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था मैं अपने टॉपिक से, ये एनमेट है। एनमेट के अंदर तो पूरा नंबर सिस्टम बहुत भर भर के आता है, और कैट में भी आता है। बाकी एनमेट तो देगा ही देगा, कैट में तो फिर भी चांस है कि हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो ना पूछे आपसे, बाकी एनमेट में तो देगा ही देगा। फेवरेट किसी भी टॉपिक को नहीं बनाना, नफरत किसी भी टॉपिक को नहीं करनी है, लगातार मेहनत करनी है, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। मैंने जो मेरी कंडीशंस थी वो मैंने मेरी कंडीशंस बता दी आपको, ठीक है।
इसके अलावा भी अगर आपको किसी से भी अगर बात करनी हो कि क्या इम्प्रूव हो जाएगा, कि हम तो वो है, तो फिर ऐसे भी स्टूडेंट है मेरे पास में जिन्होंने इम्प्रूव किया है मेहनत कर कर। तो नंबर सिस्टम जरूर मैं एक साथ करवाऊंगा। अर्थमेटिक हम लोग छोड़ छोड़ करके करेंगे, पहले ये कर लिया, फिर छोड़ के थोड़ा सा, फिर कुछ कर लिया। ठीक है ना? इसके टॉपिक भी बीच बीच में किए जा सकते हैं कभी भी, है ना? ज्योमेट्री के अंदर कोशिश होती है थोड़ा सा सर्कल या ट्राइंगल, एक बार में ट्राइंगल कवर करवा दिया, एक बार में सर्कल कवर करवा दिया, एक बार में एक एक टॉपिक होंगे। ठीक है ऋषभ? अच्छा, ठीक मुझे है एक सर। चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको भी मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम ही लगता होगा। बोलो हाँ या ना, क्या ओपिनियन है आपका? यस सर। तो Yes, एक sir. काम करते हैं, है ना, हम शुरू ही नंबर सिस्टम से कर लेते हैं ना, नंबर सिस्टम से हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से करवाऊंगा मैं। सबसे मुश्किल से शुरू करते हैं, सबसे आसान से कोई शुरुआत नहीं करते हम लोग। और मैं बिल्कुल आराम आराम से करवाऊंगा। आप लोग नोट्स वगैरह बनाते थे ना इसके? ठीक है ना? तो नंबर सिस्टम से हम लोग करेंगे शुरू। ठीक है? तो आप लोगों के जो भी फीडबैक रहेंगे उस हिसाब से मैं चेंज बिल्कुल कर सकता हूँ, प्लस जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उनका जरूर ध्यान रखना। अगर आप लोग मेरी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखोगे तो मैं चीजें मैनेज कर लूंगा, बाकी की आपकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड। ठीक है? ऋषभ, और कोई सवाल? नहीं सर, अभी तो बस यही था। और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। और ये ऐसे कॉलेज की पढ़ाई की तरह इसको मत समझो। आ रही है बात समझ में? आप, आपका करियर है, आपका एग्जाम है, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको पूछनी चाहिए, क्या क्या आपको लगता है कि ये मेरा डाउट है, बात करो। मुझे जैसा कि मैंने पहले एक बोला था कि क्वेश्चन ये था। ये एक ना पार्टनरशिप है, आपकी और हमारी एक पार्टनरशिप है। वी आर पार्टनर, ऐसा मान कर चलो। हाँ वंशिका। हाँ, तो रिबफ के ही सवाल को कंटिन्यू करते हुए कि आप जैसे शुरू करेंगे तो हम्म। एक बेसिक टाइमलाइन बता सकते हैं आप कि अच्छा इतने टाइम तक हम सिलेबस के एंड पे पहुंच रहे होंगे, या फिर इतने टाइम तक हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया होगा, इतने देखो टाइम पे मेरी बात हम सुनो। असाइनमेंट शुरू मैक्सिम कर देंगे। बिल्कुल। देखो मैक्सिमम सिलेबस तो हमारा खत्म हो जाएगा जून तक, है ना? पर जो बीच बीच में जो सारे, देखो जून तक वैसे मैंने बहुत ज्यादा एम्बिशियस टाइमलाइन लिखी है, ये टेंटेटिव है ना? तो जून जुलाई तक आप मान करके चलो कि हमारा खत्म हो जाएगा, जुलाई मान करके चलो। जुलाई तक भी बहुत ही एम्बिशियस है ना? अब इसको कहीं से कंपेयर मत करना कि किसी का तो 2 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, क्योंकि हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जब पेपर देने के लिए जाओ तो आप लोगों को ऐसा लगे अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कौन सा टॉपिक का आ गया, या ये कैसा क्वेश्चन है, तो कभी देखा ही नहीं, है ना? तो टाइम लगेगा, तो आप मान करके चलो जुलाई तक। बाकी हम कोशिश करेंगे कि मतलब जुलाई तक बेसिक बेसिक हो जाएगा। बाकी देखो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि पहले हम एक बेसिक लेवल कवर करेंगे, उसके बाद में फिर और भी चीजें स्किल एनहांस करने के लिए, जैसे डीपीपी रिवीजन, और उसके अलावा जो जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, ये किसी टॉपिक में नहीं है। सवाल बताऊं क्या है? सवाल है, ये एक पिज्जा है, 3 बार स्ट्रेट लाइन में कट लगाना है, इसके कितने टुकड़े आप कर सकते हैं? बताओ कितने टुकड़े आप कर सकते हैं इसके? तो ये किसी टॉपिक का सवाल वैसे है नहीं, फिर से रिलेटेड सवाल कैट में पूछ लिया गया है, तो इससे रिलेटेड चीजें मैं करवा सकता हूँ, है ना? जैसे बेसिक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में बाकी बेसिक आपका हो जाएगा जून जुलाई तक, जुलाई मान के चलो जुलाई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि हम पहले कंप्लीट कर लें इसको। अच्छा, एंड ठीक है? जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आपका क्या अप्रोच रहता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्केड्यूल एंड करिकुलम। तो यार देखो, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो सिलेबस के बाद में मेरा इसके ऊपर फोकस रहता है, जैसे कि मैंने एक चीज लिखी थी ना यहाँ पर, इधर गई वो स्लाइड, ये ये लिख रखा है मैंने, टेस्ट टेकिंग स्किल्स। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग हैं, आपने दिया है पहले कभी एग्जाम? हाँ जी। वंशिका से बात कर रहा हूँ, इस साल दिया था एग्जाम? यस। तैयारी कैसी थी क्वांट की? बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। अब यार फिर तो मैं कैसे आपको, आपने मैंने अगर उससे पढ़ाई की पहले होती दिया है। हुआ है एंड तो मतलब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद भी बहुत सारी कमियां रह जाती है, खास करके क्वांट में। वैसे कमियां तो देखो तीनों में ही रहती है सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद में, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है ना, यह है प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, है ना? तो जैसे एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी मेरा फोकस रहेगा
कि जो जो चीजें थोड़ी सी और डेप्थ की, जैसे मैंने कोई चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, मुझे लगता है कि नहीं इससे रिलेटेड मुझे सवाल करवाने चाहिए, मैं वो करवाऊंगा आपको। मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। मैं आपको मिनी कैट्स करवाऊंगा। मिनी कैट क्या होता है? मिनी कैट होता है 11 क्वेश्चन करने हैं हमें 20 मिनट के अंदर। ये मैं कैसे करवाऊंगा आपको? आप और हम लाइव बैठेंगे, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा देखो ये वाला सवाल करना चाहते हो? आप कहोगे करना चाहते हो, करना चाहते हैं। फिर मैं कहूंगा करना ही नहीं था इसको, इसको छोड़ना था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे देख करके कैसे पता लगा कि इस सवाल को मुझे छोड़ना है, ये सवाल आगे होकर के उलझेगा। दूसरा सवाल करना चाहते हो? आप कहोगे नहीं करना। फिर मैं कहूंगा करना है इसको, ये बातें हैं जो बता रही है कि ये वाला सवाल हो जाएगा और उसमें नंबर आ जाएंगे। मतलब मैं आपको टेस्ट देना भी सिखाऊंगा। तो मिनिकेट वो होता है ना। तो इसके बाद के पूरे पूरे सेशन जो है इसके ऊपर हमारे फोकस्ड होंगे। रिवीजन प्लस कोई भी चैप्टर हमने कर लिया उसके अंदर भी अगर कोई अगर एक्स्ट्रा बातें अगर बचती है तो वो सारी चीजें, ठीक है, प्लस डीपीपी। इन इन सारी चीजों के ऊपर फोकस्ड रहेगा हमारा। बात आ गई समझ में वंशिका? यस, थैंक्स। है ना। दूसरी बात ये समझो आप लोग कि क्वांट के अंदर इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे टॉपिक है, एलआर का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्वांट के अंदर इतने टॉपिक हैं कि अगर मैं, मतलब अगर मैं आपको 1.5 साल तक भी करवाता रहूँ ना तुझे, तो मैं करवा सकता हूँ। हर बार नई चीज मैं आपको करवा सकता हूँ 1.5 साल तक। बहुत सारा सिलेबस है और करवाऊंगा भी, ठीक है ना। पर जो हमारा बेसिक सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा जुलाई तक। कोशिश करेंगे हम जून तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई डाउट तो बताओ। और किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है। अच्छा अब मैं अपनी तरफ से एक बात पूछता हूँ कि जैसे पेपर जब आता है ना, एग्जाम जब आता है, तो एग्जाम में मुझे कई बार लोगों को जल्दी भी बुलाने की जरूरत पड़ती है। कितने लोगों को जल्दी उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या उठ जाएंगे? हाथ उठाओ। जल्दी बुलाऊंगा तो जल्दी उठ जाएंगे वो लोग? हाथ उठाओ। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो कुछ क्लासेस अभी तो नहीं, अभी तो हम डिस्कशन करते हैं, अभी तो हम शाम को ही रखेंगे क्लासेस, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम पर हम इनको अर्ली मॉर्निंग भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें दो छोटे छोटे सेशन करने की जरूरत पड़े, एक अर्ली मॉर्निंग, एक इवनिंग, काफी बार। वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, है ना। रिक्वायरमेंट पर कैसे डिपेंड करेगा? जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक सिखाने के लिए लाया हूँ आज के दिन। जैसे कि मान लो टॉपिक लग रहा है लोगों को मुश्किल मुश्किल लग रहा है, तो लोग क्या होता है उसके अंदर डाउट पूछेंगे, बहुत सारे डाउट पूछेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए फिर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। और भाई किसी का अगर कोई भी सवाल हो, मुंतहा कुछ पूछना है? निधि, नो सर। निरंजन, नो सर। समृद्धि, सर शुभांशु। हम्म। नो सर। सर हाँ जैसे वर्षा। आपने बोला क्वेश्चंस को आप लॉजिकली करने की कोशिश करो। सर तो अगर हम्म। लाइक लॉजिकली करने के लिए सर कब सर हम्म। मैकेनिकली भी आना जरूरी है एट द सेम टाइम यार मैंने कि तो आपको बोला ही है, आपको मैकेनिकली बिल्कुल आना चाहिए सवाल, है ना। और हम्म, उस अगर वो आ जाएगा ना तो फिर लॉजिकली तो मैं सिखाऊंगा ही आपको। वैसे मैं तो सर सिखाऊंगा आपको मैकेनिकली भी, जी तो सर पहले दोनों हमें तरीके में लाइक सिखाऊंगा। मैकेनिकली भी आना जरूरी है तभी लॉजिकली यूज कर सकते हैं या फिर हाँ 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 कभी हाँ, कभी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, जैसे लॉजिकली के लिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग तेज चलाना पड़ता है। पर जैसे कि मान लो जी काफी बार ये होता है कि हमारा दिमाग क्लिक ही नहीं किया, हमने क्लिक ही नहीं किया, तो फिर हम किससे करेंगे? जैसी दुनिया कर रही है वैसे करेंगे, जी लॉजिकल वो मैकेनिकल अप्रोच से। तो सर कभी बात आ गई कभी समझ ऐसा में? भी होगा क्या कि लॉजिकली आएगा और मैकेनिकली नहीं आएगा। ऐसा कभी कभी हो सकता है, बाकी ऐसा सिनेरियो बहुत ही रेयर होता है। क्योंकि ओके सर। देखो ऐसा, क्योंकि लॉजिकली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैकेनिकली तो अगर आप ये वाला सवाल 9th 10th के बच्चे को दोगे तो कर लेगा, जिससे ट्रिग्नोमेट्री आती है ना। तो मैकेनिकल में उतना ज्यादा दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालना पड़ता। लॉजिकली में दिमाग आपका जो थिंकिंग है ना आपकी, वो अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, तब जाकर के आप लॉजिकली सोच करके कम टाइम में आप आंसर कर पाओगे।
ओके है सर। ना। सर एक और बात मुझे पूछ, सर जैसे मेरी 11th 12th में भी मैथ्स नहीं थी और अभी ग्रेजुएशन में भी नहीं है, तो सर हम्म सर थोड़ा मुझे डर लगता है थोड़ा क्वांट से। तो सर जैसे आप कोई टॉपिक करा रहे हो सर, तो जैसे हम्म आप पहले हमें इन्फॉर्म कर दोगे तो सर जो बेसिक चीजें हैं जो थोड़ा पढ़ के आएंगे तो शायद जब पढ़ाया जाएगा नहीं तो पढ़ हमें के आना थोड़ा ही नहीं है, नहीं क्लियर। पढ़ के आना। और फिर दूसरी बात, दूसरा कंफ्यूजन ये भी रहता है ना कि मैं आपको कहाँ से पढ़ने के लिए बोलूँ, कुछ है भी तो नहीं। बुक का मैं पहले बुराई कर चुका हूँ कि बुक बिल्कुल मत पढ़ना। जो मैं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट में सर मटेरियल अच्छे होते हैं, उसके अंदर भी कमियां यस हैं। जैसे कि उसकी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको डरा देगा पहले कि अरे यार ये कितना कठिन चैप्टर है, मैं तो छोड़ने वाली हूँ इसको। उसके यस सवाल अच्छे हैं, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसके सवाल अच्छे हैं, केवल और केवल सवाल अच्छे हैं। फिर से अगर उसके सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन तो ये इंस्टीट्यूट का ही तो दिखा है। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल को भी बहुत समझदारी से यूज करना है। इंस्टीट्यूट से केवल आप ये कॉपी करो, ये सवाल है, मेथड मेरा लगाओ। उनका मेथड लगाओगे तो पता नहीं आपको जाने कहाँ पर पहुंचा देगा वो, सदियों पहले पहुंचा देगा। बस सवाल अच्छे होता है। मैंने अभी कहा था ना कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन सवाल कोई मत पकड़ के लाओ, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा है। मटेरियल से मेरा मतलब था ये चीज अच्छी है, ये चीज बेकार है। यस बात आ रही है समझ में। यस कुछ भी सर। पढ़ के नहीं आना, मैं जो क्लासेस जो करवाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी और बिल्कुल ऊपर तक जाएगी, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं ओके सर, थैंक यू सर। है। बात आ गई ना समझ में, जीरो लेवल से यस और सर। थोड़ी सी ऊपर लेवल तक जाएगी। ठीक है, ओके बात आ गई समझ में। ओके सर, हाँ गॉट इट। हम्म। हाँ समृद्धि कुछ पूछना है। विशाल, सिद्धि। सर हम्म सर जैसे मैं तो सर जैसे अभी रिपीटर ही हूँ, तो अभी सर मेरे ग्रेजुएशन कब की आपकी? सर इसी ईयर की है, अच्छा 2020। अच्छा। हाँ जी। हार्दिक आप तो शायद मेरे एक ओपन सेशन में आए भी हो, मैंने फ्री सेशन किया था मिनी कैट का, है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सर यूट्यूब से ही देखा था मैंने वो। अच्छा अच्छा, आए नहीं हो कभी। नहीं नहीं सर, चलो उसमें ठीक है, नहीं। दूसरा हार्दिक होगा। सर तो मेरे को पूछना था, जैसे सर अभी और भी एग्जाम जैसे स्नैप का बचा है, और जैसे सर कल मेरा एनमैट का है, और सर हम्म जैक हम्म का है। तो हम्म सर हम्म अभी तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी शायद, तो हम्म उसके हम्म साथ साथ अगर प्लान करते हैं कि 2024 का कैट, तो उसके हम्म, साथ अभी तो ये कैसे हम बैकलॉग का क्या करेंगे फिर? देखो जो जो आपकी क्लास छूटेगी ना उसकी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, है ना। दूसरी बात यह है, अगर आप लोग मेहनती हो और आपके साथ में से कुछ भी ट्रेजेडी हो गई, एक ऐसी कोई भी इंस्टेंस हो गई जो आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, आप जेन्यून आदमी हो, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। फोन पर भी हेल्प मिलेगी, फोन पर भी मैं आप लोगों के साथ में हूँ। उन लोगों के साथ में थोड़ा सा कम हूँ जो थोड़े से लापरवाह होते हैं ना, क्योंकि फिर देखो अगर आपकी जेन्यून प्रॉब्लम थी तब तो मैं अपना टाइम सेक्रीफाइस कर सकता हूँ कि नहीं यार इसके साथ में सच में प्रॉब्लम हुई है। बाकी जो आदमी खुद टाइम बर्बाद कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो उसके साथ में मैं टाइम बर्बाद करने में ज्यादा फायदा समझता नहीं, और मुझे गुस्सा भी आता है उस चीज के लिए। तो जहां पर आपका जो जो भी छूटेगा उसके मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ठीक ना। है। ठीक है वैसे सर। भी मेरी क्लास ऐसी चलेगी बिल्कुल बेसिक लेवल पर कि सभी को सब चीजें समझ आएगी, और जिसको भी समझ में नहीं आती है तो माइक अनम्यूट करो और पूछो। आप लोग सीखने के लिए आए हो, ये मत सोचो कि हम ये सवाल पूछ लेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, है ना। सीखने के लिए आप सीखो और बस मेहनत करते रहो। मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि नहीं तुम्हें पहले से इतनी चीजें आनी चाहिए उतनी चीजें आनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से मेहनत की एक्सपेक्टेशन है, और कंसिस्टेंसी दिखाने की एक्सपेक्टेशन है। आप लोग मेहनती हो, आप लोग कंसिस्टेंट हो, है ना। दो बस मेरी एक्सपेक्टेशन। आ गई बात समझ में। यस सर, ये ठीक। एक्सपेक्टेशन है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। सिखाऊंगा सब मैं। हाँ सिद्धार्थ, वर्षा। चलो ठीक है, ठीक है चलो। तो आज का तो ये पूरा का पूरा मैंने ओवरव्यू दिया था आप लोगों को। मैंने आई थिंक सारी बातें बता दी कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जुलाई तक हमें लग जाएगा, कोशिश करेंगे हम जून तक कर लें टेंटेटिवली, ये चीजें हैं। और उसके बाद में फिर हम दूसरी चीजें करेंगे, ठीक सर है ना। तो कल हमारा सर ये हम्म। लाइक कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी या फिर कल LRDI कल होगा? से नहीं होगी, कल एलआरडीआई होगी। हम क्वांट की अगली ओके क्लास सर। लेंगे वीक डेज में लेंगे, मेरे हिसाब से वेडनेसडे पर है, मुझे टाइम टेबल देखना पड़ेगा, है ना। सर ने बनाया हुआ है पहले से टाइम टेबल।
हाँ जी सर। है ना। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो हम लोग तो ग्रुप पर यहीं से ही, है ना, तो ग्रुप पर आप कोई भी बात पूछ सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा ठीक। वैसे वाली चीज नहीं है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट से, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से कोचिंग किसने की हुई, ऑफलाइन से एक बार कोचिंग की हुई है किसी ने भी, वो लोग हाथ उठाओ। जैसे कि आकाश ने की हुई है। तो जैसे कि वहां पर क्या होता था कि जैसे टीचर से आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते, या कुछ कह भी नहीं पाते, अपने मन की बात भी नहीं कह पाते, वैसे वाला सीन नहीं है। आकाश सही कह रहा हूँ, है ना। तो वैसे वाला सीन नहीं है। आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो और कुछ भी चीज आप पूछ सकते हो। हमारा ग्रुप है ही, वहां पर कुछ भी चीज आप मुझसे पूछ सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी दिक्कत हो तो। ठीक है ना। तो हमेशा हम कांटेक्ट में रहेंगे। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास हमारी वेनसडे के दिन है। सभी लोग अपने नए रजिस्टर कॉपी पेन के साथ में तैयार हैं। यही बात है बस। ठीक है। ठीक है चलो। सर की क्लास कितने बजे है आज? सर 12:30 12:30। पर है मेरे साथ। 12:30। हाँ 12:30 पर है। ठीक है ना। तो ठीक है चलो, आपको टाइम मिल जाएगा। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास के बीच में 15 मिनट का गैप हो। आज तो सर ने आधे घंटे का गैप रखा है। ठीक है। ठीक है चलो, किसी को कोई डाउट हो तो मैं आखिरी बार और पूछ लेता हूँ। किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दो, वरना फिर हम मिलते हैं। मैं आपको टाइम टेबल मैसेज कर दूंगा। और कल हमारी एलआर की क्लास है। एलआर का इंट्रोडक्शन है कल। तो मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ, सेशन ओपन है, आप सभी लोग आओ उसके अंदर। ठीक है। जिसने नहीं भी मुझे नाम दिया था तो ओपन है कल का सेशन, उसके अंदर आना। ठीक है। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि देखो, मेरा फोकस हमेशा दो चीजों पर होता है। जैसे कि हमेशा पढ़ाने पर मेरा फोकस नहीं रहेगा। मेरा फोकस जनरल बातों पर बहुत रहेगा, क्योंकि जनरली लोग गलतियां बड़ी करते हैं पढ़ने में, नोट्स बनाने में, पढ़ाई करने के तरीके में। तो वो चीजें ठीक कर लोगे ना तो अपने आप बहुत सारी चीजें दूसरी भी ठीक हो जाएगी। तो ये बातें मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। ठीक है। ठीक है चलो। आप लोगों को कैसा लगा पहला सेशन? सर जैसे अभी सर आपसे अगर बात करनी हो कॉल पे तो कुछ मुझे काउंट। कर लेना कॉल, मुझे मैसेज कर दो, मैं कर लूंगा कॉल। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है चलो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सभी सर। लोगों ने मैसेज कर दिए। ठीक है। ठीक है चलो, हम लोग फिर मिलते हैं बाद में। ओके। टाटा। बाय। थैंक यू सर।